हेलो गाइस, विचार एंड वाइब्स के इस एपिसोड में मैंने बात की है अर्चित मौर्य से। अर्चित मौर्य, वॉइस ऑफ मिगेल ओहारा फ्रॉम स्पाइडर वर्स, वॉइस ऑफ एम्बाकू फ्रॉम ब्लैक पैंथर, वॉइस ऑफ सुकूना एंड वॉइस ऑफ यामी। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हमारी बात हुई अर्चित के बचपन के बारे में। I was very bad in studies, sports, communication. अर्चित की स्टार्टअप के बारे में। जैसे ही मैंने स्टार्टअप का जो प्लान शुरू किया था वो गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स के अंदर बैन कर दिया। और हमने बात की वॉइस एक्टिंग होती कैसे, एक आर्टिस्ट वॉइस एक्टिंग कैसे करता है, उसके पीछे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है। और फाइनली हमने बात की सुकूना और यामी की। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे बच्चे कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा विचार एंड वाइब्स का। आप सुनिए और देखिए मेरे साथ। मैं हूं अमित डियोंडी। विचार एंड वाइब्स विद अर्चित मौर्य। तो दोस्तों, मेरे साथ अभी हैं अर्चित मौर्य। हेलो अर्चित, क्या हाल है मेरे भाई? बहुत सही अमित भाई। क्या चल रहा है? यहाँ आके मतलब सुकून है और सुकून मिल रहा है? शांति है और बहुत अच्छी वाइब है। और जब भी मूड ऑफ हो, कुछ भी लो फील हो, यहाँ आ जाओ, है? चिल करो। आप लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ एड्रेस सकते कमेंट पे लिख देंगे या हाँ, बिल्कुल आ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। देंगे। चैनल 176 और ऑडियो पिटारा, क्या बात गो है। टू प्लेस। तो अर्चित, कैसी रही शुरुआत वॉइस एक्टिंग की? मैं बोलूंगा मैं एक्सीडेंटल डबिंग आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है, एक्सीडेंटल डबिंग आर्टिस्ट। हाँ, और प्लान्ड क्या था? प्लान्ड तो अभी भी है, जो चल रहा है वो है एक्टिंग। ओके। और पर मुझे इतना कुछ इससे मिलेगा सीखने, एक्सप्लोर करने, क्राफ्ट, इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली यू। ये नहीं पता था। और इट कैन हेल्प यू इम्प्रूव, एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट योर क्राफ्ट। ओके। आप डबिंग करो 1-2 साल और फिर से स्टेज पे जाओ या एक्टिंग पे जाओ, आपको रियलाइज नहीं होगा हाउ मच इट गिव्स यू। ओके। सुर, मॉड्यूलेशन, डिक्शन, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड, ऑल ऑफ इट। एंड वॉइस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी आवाज़, वो मुझे अब रियलाइज हो रहा है आफ्टर 5-6 साल जब मैंने शुरू किया। वॉइस एक्टिंग करने के बाद। हाँ, वॉइस क्या एक्टिंग करने बात के है। बाद। तो अर्चित, मुझे शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक तो है। शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग एक्टिंग है तो सब एक्टिंग। Right. एक्टिंग का कीड़ा कब काटा? स्कूल में मैं अपने प्रिंसिपल की मिमिक्री के लिए जाना जाता था अपने क्लास में। कौन सी स्कूल थी, कहाँ किया आपने स्कूलिंग? दिस इज BGT इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गया, बिहार में, जो अच्छा। मेरा होम टाउन है। अरे वाह। तो वो साउथ इंडियन, बेसिकली बड़े स्वीट से, हाँ। कमाल के इंसान, जिंदा दिल, हमेशा खुश। हाँ। हमें मतलब कभी भी कुछ खेलने के लिए या पीरियड ऐसा चाहिए होता था, रिसेस वगैरह कुछ भी, तो हम उनके पास ही जाते थे। अच्छा, प्रिंसिपल के पास? हाँ, प्रिंसिपल। बात कुछ टाइम वो ऐसे वाइस प्रिंसिपल थे, पर कुछ टाइम के लिए वो भी बने थे। तो प्रिंसिपल तो बहुत खड़ूस थे, अच्छा। मतलब अच्छे इंसान थे। पर ये बहुत कूल थे। इनका नाम था रामास्वामी, है मतलब। अच्छा। तो इनका एक थिक वो साउथ इंडियन क्यूट वाला एक्सेंट था कि अरे हम तुमको बोला लेट नहीं आने का, लेट आएगा तो प्रिंसिपल मेरे को बोलता है, समझो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। सो और हम सुनते रह जाते थे, बिकॉज वहां पर मेरे लिए ही वॉज फर्स्ट साउथ इंडियन हु वाज स्पीकिंग दिस मैनर एंड ऑल ऑफ इट। तो मैंने एकदम पिक कर लिया उसे, और मुझे लोग बोलते थे कि भाई ये करो वो करो, मैं करता था। अब हुआ क्या कि टीचर्स डे के टीचर्स डे पे बोला गया कि भाई तू ये कर रहा है। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे स्कूल से निकाल देंगे ये। मतलब मिमिक्री कर रहा है प्रिंसिपल की? यस, सबके सामने। अच्छा। यू नो, मैंने बोला नहीं नहीं, निकाल देंगे। पता नहीं क्या हुआ, मैं भी अग्री कर गया। और तब तक आई वॉज वेरी बैड इन स्टडीज, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग आई वॉज बैड एट। मतलब वो बच्चा जो बैक बेंचर है, किसी को दिखाता नहीं है क्या कर सकता है, लेकिन खुद सुमड़ी में मिमिक्री कर रहा है मेरे प्रिंसिपल 5-6 के, लोगों के साथ, उन लोगों, अपने एक सर्कल अपने में। दोस्तों के साथ। और उन लोगों ने पता नहीं क्या चाबी भरी कि आई वॉज लाइक ठीक है करते हैं। मैं चला गया, मैंने किया, और सडनली उस स्कूल में मैं बहुत फेमस हो गया।
क्या बात तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आइडेंटिटी सी मिल गई, आई हैव अ मीनिंग। उस समय तो नहीं समझ में आया था, ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके, आई एग्जिस्ट। अब मुझे ऐसे छिपने की जरूरत नहीं है, लोग पूछ पूछ के ऐसा कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हाँ। तो वहां मुझे कुछ लगा कि हाँ यार, ये करने में मुझे मजा आ रहा है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर मैं 2000 कट्टू 12th किया, फेल हुआ 2 बार उसमें। अच्छा। पहली बार बोल रहा हूँ, मम्मी को भी नहीं पता ये। मम्मी को नहीं पता है। अब पता चल जाएगा। तो मैं फेल हो गया मैथ्स में। आंटी जी कुछ बोलिए। फिर एक ओपन स्कूल होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। करेक्ट करेक्ट। तो उससे मैंने अपना 12th 2 साल में खींच तान के कैसे भी कर लिया। कर लिया। यहां तक मुझे समझ में आ चुका था कि पढ़ाई करेगा तो भूखे मरेगा। तो मुझे था कि कुछ तो ढूंढना है ऐसा। और तब तक ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं परफॉर्मर हूँ, एक झलक मिल चुकी थी। जी, एक झलक मिल चुकी थी और फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ गया था बहुत ज्यादा। ओके। तो मैं, बोकारो एक जगह है, वहां पर लोग ना नीट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जाते हैं। करेक्ट। तो मम्मी पापा ने बोल दिया बस कि भाई इंजीनियर बनना है तुम्हें। मैंने बोला ठीक है, इंजीनियर बन जाएंगे। मैं चला गया वहां पे प्रिपरेशन करने के लिए। ट्यूशन के जितने भी पैसे आते थे वो सब मैं फिल्मों में डालता था। फिल्म देखने में? और ये भी नहीं पता मम्मी को, शायद मुझे ये लोग निकाल देंगे। तो 1 साल मैंने सिर्फ यही किया, सिर्फ फिल्म देखी। कौन कौन सी फिल्म देखी? मैंने जब वी मेट, गरम मसाला, यू नेम इट। और मैंने वो अच्छा, उस दौरान की जितनी रिलीजेस थी सब तुमने सब ट्यूशन के पैसे फिल्म टिकट्स में? सब, बिल्कुल। क्या बात। हाँ। और मुझे लगा यार ये बहुत सही चीज है। पर पैसे बिल्कुल थे नहीं। तो एक दोस्त मिला, उसने बोला कि यार तू अपने डिक्शन पे काम कर ले। मैं वापस आ गया था और मैंने बोला अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करके मुझे मास कॉम करना है, बिकॉज मैंने शाहरुख खान साहब के बारे में देख लिया था कि उन्होंने मास कॉम किया था। अच्छा। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि बॉम्बे आऊँगा, 3 महीने का कोर्स करूँगा एक्टिंग का, 3 सीरियल करूँगा, फिर 3 फिल्म करूँगा और सुपरस्टार बन जाऊँगा। 3 क्यों? ऐसे ही था, पता नहीं क्यों। मेरे को था ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 ही सीरियल करने हैं। तो ये मेरा प्लान था 2008-9 का। सही है। तो मैंने 8-9 में डिक्शन क्लासेस शुरू कर दिए थे। और इस वक्त तुम थे बोकारो में? बोकारो से मैं वापस आ चुका था, जहां मैंने ऐलान कर दिया था कि भाई मुझे नहीं करना ये। अच्छा, घर वालों को बता दिया था? हाँ, मैं मास कॉम करूंगा। ओके। बिकॉज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूँ कि मुझे हीरो बनना है। हाँ। क्योंकि घर में कोई नहीं है। मेरी बहन सॉफ्टवेयर में है, एक बैंक में है, पापा लॉयर हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है ये सब। करेक्ट। और बिहार के घर में अगर ये तुम बोल रहे हो अचानक से, मतलब तुम बर्बाद हो चुके हो, ऐसा सबका मानना है। तो मैंने मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो मैंने मास कॉम के कवर में ऐसा ये छिपा लिया अपना और बोला मुझे ये करना है। और किसी ने मुझे बता दिया था कि, और मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि मैं कॉलेज भी पास नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो किसी ने मुझे बताया था कि तू अपने डिक्शन सही कर लेगा, अमेरिकन एक्सेंट, तो तू कॉल सेंटर में काम कर सकता है। तो मतलब इंग्लिश अच्छी थी आपकी? मेरी ठीक ठाक थी, ओकेश। बट उसमें था कि इफ यू, there are certain things, if you roll your tongue or अमेरिकन एक्सेंट, if you sound like them basically, तो क्लियर हो जाएगा तेरा इंटरव्यू। मैंने बोला कितने पैसे मिलेंगे? तो उसने बोला 40-50 हज़ार। तो मुझे लगा मतलब 500, 1000, 1500 रुपये में जीने वाला इंसान, आर यू श्योर? मैंने ये बोला। उसने हाँ। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और फिर समहाउ मेरी फैमिली भी शिफ्ट हो रही थी दिल्ली। तो मैं दिल्ली आ गया 2008-9 में। मैं दिल्ली आ गया। ओके। और मैंने कॉल सेंटर का इंटरव्यू दिया, 3 में रिजेक्ट हुआ, चौथा हो गया। 2-3 महीने वहाँ पे काम किया और वो कॉल सेंटर बंद हो गया। पर मुझे तब तक कॉन्फिडेंस आ गया कि पैसे मिल सकते हैं। उन्होंने मुझे 4-4.5 हज़ार रुपये दिए। और ये कॉल सेंटर में जॉब किया अपनी वॉइस के बेसिस पे, है ना? क्योंकि वॉइस का कनेक्शन पहले से ही है। मिमिक्री कर रहे थे, मॉड्यूलेशन कर रहे थे, है ना? उसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व थी। देन यू शिफ्टेड टू कॉल सेंटर जॉब, जहां पर अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर डिक्शन, राइट, एंड यू क्रैक द इंटरव्यू। और आपने वॉइस से रिलेटेड ही जॉब शुरू किया कॉल सेंटर का। ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं 1-1.5 साल का ऐसा टाइम था कि मैं जिस भी कंपनी को ज्वाइन करा था वो बंद हो जा रही थी। पता नहीं क्यों, कौन सी 7.5 लेके मैं जी रहा था। फिर किसी ने बताया यार एक ऐसी कंपनी है जो इंसेंटिव्स डॉलर्स में देती है। मतलब अगर तेरे $1000-2000 हुए तो इट्स लाइक 80 ग्रैंड्स। तो 2010 में दिल्ली में
1 लाख रुपए वॉज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी एट दैट टाइम, बहुत ऑब्वियसली। हाँ हाँ बिल्कुल मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा, 40-50 हज़ार उससे ज़्यादा नहीं। करेक्ट तो मेरा समाव उसमें हो गया सेकंड टाइम में। फर्स्ट में रिजेक्ट हुआ था, सेकंड में हो चुका था। हाँ तो गुड़गांव में वो कॉल सेंटर था, टेली परफॉर्मेंस नाम था। हाँ हाँ काफ़ी बड़ा है हाँ, हाँ तो उसका एक टेलिस प्रोसेस है, कैनेडियन टेलीकॉम प्रोसेस है। तो उसमें हम फ़ोन पे फ़ोन बेचते थे, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन 2 साल के लिए, और उसमें बहुत पैसे मिलते थे। तो मेरी सैलरी थी 18,000 रुपये तब तक, पर मेरे इंसेंटिव आते थे 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे। क्या बात है तो मैंने इतने पैसे देखे नहीं थे और मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। हाँ तो मेरा कोई राबता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। और मुझे क्लियर दिख रहा था कि भाई मेरे पास पैसे आने शुरू हो चुके हैं, अब मैं ये कर सकता हूँ। तो लेकिन पैसे आ रहे थे, पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यूवर्स को भी या जो लिसनर्स हैं उनको भी पता चले कि वो पैसे आए क्योंकि तुमने अपनी इंग्लिश पे काम किया, अपने डिक्शन पे काम किया डेफिनेटली, और उस पे तुम्हारा इंटरेस्ट था। और रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट मतलब मैं कम से कम 25-30 बार रिजेक्ट हुआ। हाँ तो फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट क्योंकि फेल होने से मुझे कॉन्फिडेंस आया। करेक्ट एंड आई हैड नो वन टू गाइड मी, बिकॉज मैंने जो रास्ता बनाया था वो लगभग बर्बादी का रास्ता था। क्योंकि पढ़ाई छोड़ दी, कहाँ जाना है, कॉल सेंटर में जाना है, क्यों, पैसे कमाने, क्यों, एक्टर बनना है। ऑल ऑफ दिस वॉज वेरी, आई डोंट नो, नॉट एट ऑल सेफ, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। तो मैंने किया, और 3 साल करते करते फिर मैं बोर हो गया, मुझे लगा। और इस बीच में मैं 7-8 दिन के लिए मुंबई भी आया था, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मुंबई कैसा था एक्सपीरियंस, क्यों आए थे? यही वही 3 महीने वाला प्लान। अच्छा अच्छा हाँ, 3 देखने महीने के लिए। एक्टिंग सीखूंगा, 3 सीरियल करूंगा और 3 फिल्म करूंगा और बन जाऊंगा, ये था। और कुछ समझ नहीं क्राफ्ट की, कुछ भी एक्टिंग की ऐसी कोई तब चीज तक कुछ थिएटर से कुछ नहीं, आपका रिलेशन नहीं कोई था, रिलेशन नहीं था, कुछ पता नहीं था नहीं, थिएटर क्या होता है, कुछ भी कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आया, बोरीवली में रुका था, वेस्ट में। कुछ 18-20 लोग थे उस हॉल में, उसमें एक मेरा कोना था। तो और मैंने ये सोच लिया था कि मैं पैसे घर से नहीं लूंगा, दिस इज माई ड्रीम, आई एम गोना स्पॉन्सर इट। तो घर से कॉल आता था, कैसे होना, बोला सही है। तो वड़ा पाव और तब समोसा पाव मेरे लिए वॉज न्यू थिंग। लेकिन तुम तो जब कमा रहे थे इतने सारे पैसे, सेव नहीं किए थे कुछ पैसे? भी नहीं, अच्छा पर ये अच्छा था कि मैं पैसे लॉट ऑफ इट घर पे दे रहा अच्छा था। घर पे दे रहे थे, हाँ, हाँ वो भी अच्छी वो बात कर है, रहा था, करेक्ट करेक्ट। तो पर मेरे को ये भी था कि जो मैंने दे दिया मुझे लेना नहीं लेना है, नहीं है, अभी हाँ नए सही बात कमाने है, हैं, जो भी करेक्ट करना है। करेक्ट। तो मेरा यहाँ का भी प्लान ये था कि मैं कॉल सेंटर फिर से यहाँ ज्वाइन करूँगा, और इसके साथ साथ वो एक्टिंग या थिएटर में ज्वाइन करूँगा, ये करूँगा। पर वो चला नहीं संभव, और 7 दिन में मुझे वापस लौटना पड़ गया। अच्छा तो 2010 में मैं आ गया वापस, एंड आई स्टार्टेड दिस गुड़गांव वाला। 2013 तक मैं बोर हो गया काम करते करते, पैसे कमाते हुए भी, क्योंकि उतनी नीड्स नहीं थी और इतने आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यार ये तेरा कॉल था नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि अब स्टार्टअप खोलना है। अच्छा हाँ, 2013 में सोचा? 2013 जुलाई में मैंने सोचा कि अब स्टार्टअप खोलना है। तो मैंने किस चीज का? यही बीपीओ का, कॉल सेंटर का। अच्छा कॉल सेंटर का, खुद का काम करना। हाँ, सो आई गेव देम नोटिस टेली परफॉर्मेंस में। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें मैनेजर बना रहे हैं, और वो अच्छा खासा 7-8 साल लग जाते हैं मैनेजर बनने में। पर ऐसे लाइक नहीं, मुझे नहीं बनना है। मैंने झूठ बोला था कि मुझे MBA करने बॉम्बे जाना है। बॉस देख रहा होगा शायद। तो ये मैंने बोला और मैंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद मैं इसमें घुसा। जैसे ही मैंने स्टार्टअप का जो प्लान शुरू किया था, वो गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स के अंदर बैन कर दिया। वो पूरा गूगल एडवर्ड्स पे वो चलता था। अच्छा तो उस पे इतने फ्रॉड हो गए थे बाकी लोगों के कि वो बंद करवा दिया गया। अच्छा, तो तुमने कंपनी खोल दी थी, सेटअप कर दी थी? कर दिया था, और आई वाज अर्निंग गुड। अच्छा, और मतलब काम भी शुरू कर दिया था? हाँ, 4 पार्टनर्स। मेरी डीलिंग उनके साथ थी कि भाई द डे आई हिट 25 lakhs, I'll just not be partner anymore, तुम लोग चलाना। एंड आई वाज वेरी गुड इन सेल्स, अगेन आवाज वाला काम। करेक्ट। तो मेरा ये डील था, पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और कुछ 8-10 लाख रुपए कर्जे में चला गया मैं। अच्छा राइट, हाँ राइट। तो फिर से मैंने वहीं पर दूसरा जॉब शुरू मैंने की, दूसरी जॉब। एंड देन अब मेरे पास थोड़े 8-10 लाख रुपए कर्जे चुकाने थे, थिएटर भी करना था। तो मैंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट शुरू किया, जो कि रात के 1:30 बजे शुरू होता था।
तो 1:30 से सुबह के 10 बजे तक मैं गुड़गांव में काम करता था। 9-10 बजे और निकलता था फिर मेट्रो में 10 साढ़े 10 बजे तक ईस्ट दिल्ली आ जाता था, जहाँ मेरा थिएटर है, क्षितिज रेपेट्री, जहाँ से मैंने थैंक गॉड वो मैंने किया बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। क्षितिज से किया आपने? क्षितिज रेपेट्री, भारती शर्मा मैम वो फाउंडर हैं, NSD से हैं वो। सो वो मैंने शुरू कर दिया। तो मैं 11 बजे तक पहुंच जाता था, 11 से 3 थिएटर करता था। फिर एक और थिएटर था जो मेरे टीचर है मोहित त्रिपाठी, उन्होंने रेनेसांस थिएटर शुरू किया था। करेक्ट। तो तब तक 2014 हो चुका था। तो आई यूज टू डू थिएटर फ्रॉम 11 बजे सुबह से लेकर रात के 7:30-8 बजे तक। मैं 9 बजे घर पहुंचता था, 9 से 12 सोता था, 12:30 तक उठता था और 1:30 बजे फिर वापस रात में पहुंच जाता। सिर्फ 3 घंटा 3 सोते घंटे थे? सोता था। और ये कितने महीनों तक, साल तक ये सिलसिला ये चला? मैंने 3-3.5 साल किया। क्या बात कर रहे हो यार! बिकॉज पैसे इतने आ रहे थे कि वो भी नहीं छोड़ना था। हाँ, कर्जे चुकाने थे, करेक्ट। कर्जे और पैसे एक्यूमुलेट करना था ताकि मैं बॉम्बे आ सकूं। हाँ, अपनी एक्टिंग तुमने शुरू कर दी थी। हाँ, वो मैंने कर दिया और उसमें मुझे इतना मजा आ रहा था कि मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ है जो ये एक्टिंग फील्ड है या जो क्रिएटिविटी है, इसमें जब आपको मज़ा आने लगता है ना, तो आपकी नींद चली जाती है, yes. आपका चैन चले जाता है। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है ना अर्चित, कोई भी काम करो, आप अकाउंटेंट हो, आप किसी भी एक प्रोसेस के मैनेजर हो, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड से हो, मुझे लगता है जब तक आपको मज़ा आ रहा है ना, वो काम तब तक ही करना चाहिए। हाँ। या आपको वो काम तभी करना चाहिए जब आपको मज़ा आ रहा राइट, है ना? राइट। क्योंकि काम को बोझ की तरह लोगे, 9 to 5 जॉब की तरह लोगे, तो वो नहीं होता मेरे ख्याल से। कोई भी काम हो, हाँ, मतलब अकाउंटेंट भी हो या कोई क्या कहते हैं अपना सर्विस, कस्टमर सर्विस हाँ, वाला। मजे आपको किसी काम में भी आ सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, क्रिएटिव जो प्रोसेस है, उसका जब मजा एक बार कोई ले लेता है, आए तो हाय उसके लिए तो कुछ भी कुर्बान है। तो भाई 3 साल तक 3 घंटे सोना, जॉब करना, 2-2 जगह थिएटर करना, फिर उसके बाद क्या रहा? कितने 2016 तक आपने 16 सितंबर तक मैंने किया। उससे 1 साल पहले तक सर ने बोल दिया था, मोहित सर ने, कि अब तो निकल ले, तेरा टाइम आ चुका है। अच्छा। तो तब तक काफ़ी स्टेज कर लिया था, एज एन एक्टर, एज बैक स्टेज। फिर कुछ लिखने लग गया था, स्क्रीन प्ले पढ़ने लग गया था, तो ये सब इंटरेस्ट जग चुका था। सिनेमा बहुत देखने लग गया था। एंड दिस वाजंट द सिनेमा आई वाज वाचिंग इन बोकारो, दिस वाज सिनेमा। करेक्ट, मतलब तब पता चला कि कोपोला कौन है और फ्रांसिस वो अपना स्कॉर्सेसी एंड एवरीथिंग, करेक्ट। ऑल दैट। तो फिर मैं अक्टूबर 2016 में आ गया यहाँ पे। अच्छा। और एज यूजुअल मैंने सोचा था कि पैसे नहीं लूँगा, जो है यहीं करे, खेलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आया और मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ के? हाँ, फिर से क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, एंड आई वांट टू से दिस टू एवरीवन कि कोई भी अच्छी चीज ना पकने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। तो आप देख लो कि आपको कितनी जल्दी चाहिए, और जितने आराम से, तसल्ली से, करेक्ट, दुरुस्त करके आप वो चीज करोगे, वो बढ़िया होगा। करेक्ट। मतलब ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम श्योर सबका ही लगभग जो बेटर कर रहे हैं उनका रहा है। करेक्ट। जल्दीबाजी में कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आ गया और मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन कर लिया, ऑडिशंस देना शुरू किया। फिट नॉट फिट, यहाँ भी जॉब कर रहे थे साइमल्टेनियसली, ऑडिशंस दे रहे थे? हाँ, ठीक है। आई वाज लाइक कि मैं 4-5 घंटे निकालूंगा, बिकॉज मैंने स्टेज इतना कर लिया था। तो मुझे था कि यहाँ आके मैं स्टेज कंटिन्यू रखूंगा अपने क्राफ्ट के लिए, ठीक है, और साथ साथ अपने चीज़ों को सपोर्ट भी करूंगा। बिकॉज मुझे थिएटर में ही भारती मैम ने ये बता दिया था कि ऑलवेज हैव वन टेक्निकल स्किल टू स्पॉन्सर व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज योर पैशन मे नॉट गिव यू मनी। वेरी नाइस। तो एक प्रैक्टिकलिटी के साथ Exactly, चलना बहुत जरूरी है। और तुम इमोशनल हो अपने सपनों को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर। डोंट एक्सपेक्ट कि सब हो, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने सपने हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। करेक्ट। तो आप बिटर होने से भी बच जाते हो। लेट्स सपोज कि मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे नहीं बुलाया, तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि मुझे नहीं बुलाया गया, तो मैं उस काबिल बनूं कि मुझे बुलाया जाए, राइट, रादर देन उस नोट पे जाना कि भाई ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, विच इज वेरी इजी टू गो ऑन दैट कंक्लूजन ना, कि ये बुरा है, वो बुरा है, टू जज, या बट अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो, हाँ, कि वो आएंगे ही आएंगे और एवरीवन वुड वांट टू एसोसिएट विद यू। तो उसके बाद मैंने
सीरियल्स के ऑडिशंस देने शुरू किए, ठीक है। बिकॉज सिनेमा वाला उतना एक्सेसिबल था नहीं। तो और एड्स के लिए फिट नॉट फिट करना शुरू किया आराम नगर की गलियों में और बाकी जगह पे बैग लेके। तब तक मैं वर्सोवा विलेज, वर्सोवा गांव है, वहाँ रहता था। Okay. और थिएटर के जितने लोग थे सब वहीं पे आ रहे वहीं थे, पे मिलते तो एक गढ़ था। करेक्ट। तो मेरा घर एक गढ़ बन चुका था। तो हम लोग, लैंडलॉर्ड को हमने बोला था कि हम 3 लोग रहेंगे, और अल्टीमेटली हम 9 लोग रह रहे थे। आई नो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी बेचारे आ रहे थे जिनके पास फाइनेंशियली वो था नहीं, और मैं अब भी बोलता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है दैट यू स्ट्राइक अ बैलेंस। करेक्ट। स्टाव करके खाली पेट वो मुफलिसी में समहाउ नहीं उतना हो पाएगा। बेसिक सर्वाइवल तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। अभी भी आज भी काफ़ी लोग आते हैं। आजकल तो खैर डिजिटल के आने से हर शहरों में पीपल आर अर्निंग गुड, ना, बच्चे अच्छा कमा रहे हैं। बट मुंबई आना, मुंबई में स्ट्रगल करना, एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करना, या मैं कह लूँ वॉइस के लिए करना, तो एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा मॉनेटरी वाइज अपने आप को, 6 महीने या साल भर का, कि आप रेंट दे सको, खाना पीना खा सको, अच्छे से स्ट्रगल कर सको। तो वो आपने अपना तैयार कर रखा था जस्ट फॉर सर्वाइवल। राइट। तो सीरियल में मैं घुस गया, 1-2 कैरेक्टर मिले मुझे, छोटे ही थे। कौन सा सीरियल क्या था? ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा। उसमें एक पायलट का ट्रैक था। अच्छा। तो बेसिकली वो पायलट का ट्रैक था, और उसमें क्या होता है कि पायलट ही पैनिक करके बेहोश हो जाता है। अच्छा। ग्रेट राइटिंग अगेन। तो मेरा कैरेक्टर था कि मैं वो को पायलट होता हूँ जो बेहोश होने के बाद और पैनिक हो जाता है। फिर हीरो आके बचाता है, सब चीज सही करता है। ओके। ठीक है। तो तब तक मुझे ये था कि रोल और या कोई भी कैरेक्टर होता है, डोंट जज इट एंड यू हैव टू गिव इट योर 100%। करेक्ट। तो थिएटर से मैं जब यहाँ पे आया और मैंने वो क्वालिटी ऑफ राइटिंग देखी सीरियल्स की, आधे लोग ऐसे देखे जिनको मतलब ही नहीं है क्राफ्ट से या काम से या कोई भी चीज़ से, छपाई चल रही है, पैसे कमा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मैं टेक महिंद्रा में कर ही रहा हूँ नौकरी, तो इसका क्या मतलब है। और उसके लिए होड़ बहुत मचा हुआ है जस्ट टू बी देयर एट दैट पॉइंट कि कैमरा के आगे आना है। पर कैमरा के आगे आके क्या करना है, कितना बुरा काम या कितना मीडियोकर हो रहा है, उसको हम नहीं इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो somehow I was lucky that I was associated with Kshitij and Repertory, this Renaissance, कि मुझे समझ आ गया था कि ये मैं बस दिख रहा हूँ पर ये अच्छा काम नहीं है। ओके। सो आई लेफ्ट इट। अच्छा। और फिर मैंने थिएटर शुरू किया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर फिर से थिएटर शुरू किया खुद का ही। अपने हम इतने लोग आ चुके थे। अच्छा। तो हम 2017 में मिर्जा गालिब के ऊपर प्ले बना रहे थे। मेरा दोस्त है निखिल दीक्षित, ही वॉज डायरेक्टिंग इट एंड ही वॉज राइटिंग इट, सो आई वॉज प्लेइंग अ पार्ट इन इट। और तब तक क्रिकेट तो पता ही है फिर हम कितना पैशन से खेलते। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, ये भी मुझे क्लैरिटी है, पर मेरा बहुत मन करता है क्रिकेट खेलने का। तो मैं क्रिकेट खेलता था सुबह। तो एक हमारे थिएटर के सीनियर हैं केसी भाई, अच्छा काम कर रहे हैं एज एन एक्टर। अभी लुटेरे सीरीज आई थी, उसमें भी वो थे। उन्होंने बोला कि अच्छा सुन, तू क्राउड डबिंग करेगा। तो मैंने कहा क्राउड डबिंग ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि देख 50-60 लोग होते हैं, बड़ी जगह होती है, पिक्चर का कोई सीन चल रहा होता है, और जितने बैकग्राउंड वॉइसेस होते हैं, जैसे अपन स्टेज पर कोरस करते हैं, वैसा ही कुछ करना होगा। तेरे को बता दिया जाएगा सेटअप और पीछे आवाज़ देनी होगी। आवाज़ देनी है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला 1000 रुपये मिलेंगे पर डे। तो मैंने बोला वाह यार। और तब मेरा आई थिंक माई रेंट वॉज दैट टाइम 4,500-5 हज़ार रुपये। तो मेरा ये था कि मेरा रेंट निकल जाए। मतलब 4,500-5 हज़ार तुम्हारा पार्ट था, मेरा ऐसे 4-5 लोग रह रहे थे उस घर में, राइट है ना? तो क्योंकि मुंबई में घर इतने सस्ते नहीं है, खासकर उस एरिया में जहाँ पर अर्चित रह रहे थे, राइट। तो तुमने सोचा 4,500-5 हज़ार कम से कम रेंट निकलेगा। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं थिएटर करूंगा यहाँ पे, और मेरा रेंट जो है मैं इससे मे भी निकालूंगा, देखते हैं। बढ़िया। तो मैं गया उनके पास और मैंने देखा कि खाना भी मिल रहा है। क्राउड डबिंग में पहली बार कौन सी फिल्म? आई थिंक दिस वाज पद्मावत या बॉलीवुड की कोई फिल्म थी। ठीक है। तो उसमें गया, 50-60 लोग थे वहाँ पे, एम्पायर स्टूडियो में वन वेरी फेमस क्राउड कोऑर्डिनेटर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उन्होंने बुलाया, मैं गया उनके पास। तो सब एक एक करके जा रहे थे। मरने का सीन था, पेट में तलवार उसके डाल रहे होते हैं, वो मरना होता है।
अब मेरा मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लो है, हाँ, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, तो मैंने पहले तो सीन देखा कि वो मर रहा है, हाँ, फिर मैंने उसको फील लिया, फिर सेकंड में देखा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम नॉट देयर। हाँ, मैंने एक टेक और लिया, 2 टेक और लिया, तो चौथे टेक पे उन्होंने बोला कौन है ये, कहाँ से आया है, मेरा नंबर डिलीट करो, हाँ। अगली बार मुझे ये लड़का दिखना नहीं चाहिए है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ये उस कोऑर्डिनेटर ने कहा। मुझे बोला। ठीक है। और अकेला, मतलब कमरे में मैं अकेला होता तो चल जाता, 50-60 लोग थे, तो मेरे को लगा कि अभी ये दुनिया, ये मेरी जिंदगी खत्म कर दो, मुझे आगे नहीं जीना है। Correct. इतना एम्बेरसिंग हो गया था वो करेक्ट, मेरे हो लिए। जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, हाँ। तो मुझे समझ लगा कि सकता हूँ। भाई चलो अब कुछ और काम ढूंढता हूँ, बिकॉज ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, डबिंग शायद मेरे लिए बनी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर समाओ पता नहीं क्या हुआ कि वहां से और लोग मिले, उन्होंने बताया ये भी क्राउड करते हैं, वो भी क्राउड करते हैं। तो 2017 के एंड से लेकर 18 पूरा मैंने क्राउड डब किया, क्या बात है, मतलब एक साल तक। 1 साल पूरा क्राउड डब किया, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, एंड क्राउड डब इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एंड गेट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द माइक। तो ये Okay. मुझे फील हुआ, तो वो मैंने 1 साल किया, और फिर वहां से इंसीज, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स, 1 लाइनर 2 लाइनर मिलने शुरू हो गए। क्राउड डबिंग आपने की, हाँ। है ना? एक कोऑर्डिनेटर ने आपको बुलाया, पहले दिन ही आपको डांट दिया, राइट, आपका पूरा कॉन्फिडेंस शटर हो गया। खत्म हो गया। तो मेरे भाई उसके बाद मिगेल ओहारा जैसा कैरेक्टर मिलने में वो जर्नी कैसी रही? मिगेल ओहारा आपको पता ही होगा, स्पाइडर वर्स का एक स्पाइडरमैन है, जिनकी आवाज़ अर्चित ने की है हिंदी में। राइट, तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। अर्थ 1999 के डॉक्टर स्ट्रेंज और उस पढ़ाकू ने तो हद ही पार कर दी। तो मिगेल ओहारा एक इतनी बड़ी फिल्म, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कैसे मिला? तो मिला, किया तो मैंने प्राइम फोकस में वो ऑडिशन दिया था, और मैं लेट हो रहा था, उन्होंने बोला दे दे ऑडिशन। अच्छा, वहाँ कोई ऑलरेडी सीरीज कर रहे थे? हाँ, आप मैं कर रहा था डबिंग कर ऑलरेडी रहे थे। सीरीज, और ये बात है कब, पिछले साल की शायद, हाँ तब की। तो मैं तो कहीं और जाने के लिए लेट हो रहा था, और मैं बोला नहीं नहीं रहने देते, आई डोंट थिंक ये हो पाएगा यार, ये वो, बिकॉज उसका ब्रीफ इतना था और ये था। तो उन्हें बोला नहीं नहीं दे दे, तो दे दे ऑडिशन। तो मैंने दे दिया, एक आध हफ्ते में कॉल आया कि हो गया तेरा, आगे कर ले। इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि मुझे ना उस दिन जब उन्होंने डांटा और वहाँ से निकाला, तो मुझे फिर भी ऐसा फील हुआ कि मैं सीख सकता हूँ। करेक्ट, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट आई कैन बी रेडी फॉर इट। करेक्ट। किसी का, वही मैं ये बोल रहा हूँ, किसी का जो डांटना होता है, या किसी का आपको उसको क्या बोलते हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है कभी कभी, जो पब्लिकली होता है, उसको आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप उससे इतना हर्ट हो जाओ कि आप वो चीज़ करना ही छोड़ दो जिस वजह से आपकी इंसल्ट हुई है, या तो आप उसको एक चैलेंज की तरह लो। करेक्ट। तो आपके साथ भी वैसे ही आपने चैलेंज लिया, और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, मैंने तो उसको इग्नोर ही कर दिया। क्या हुआ था? मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं भी एक कोई बड़ी फिल्म थी, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, क्राउड ही कर रहे थे हम। और मैंने माइक हेडफोन पहना, माइक पे गया, और मैं बोल नहीं पाया, लिटरली मैं बोल नहीं पाया। अच्छा। और जो मतलब जैसा उसको चाहिए था डायरेक्टर को, वैसा नहीं बोल पाया। तो डायरेक्टर ने बोला कि अरे यार कहाँ कहाँ से ले आते हो यार तुम ऐसे, बोला। और मैंने हेडफोन पहना था, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने हेडफोन पहना था, और 2-3 हेडफोन पहने थे लोगों ने, और क्योंकि 2-3 आउटपुट देते तो हेडफोन पहने थे, तो मैंने उठा के मैंने दे दिया मैंने किसी को। तो बाद में मेरे एक फ्रेंड थे, उसने जाके डायरेक्टर को थोड़ा बोला, भाई तू नए आर्टिस्ट आए हैं, नए बच्चे हैं, उन लोगों को ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, है ना, गलत है। मुझे ये लगता है कि जब तक एक नया आर्टिस्ट या नया एक्टर आ रहा है, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि सबके अंदर एक वो आग है, वो जज्बा है, वो जुनून है। जो सीनियर हो जाते हैं, जो उस पोजीशन में बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो नया एक फूल खिल रहा है, उसको खाद पानी सनलाइट अच्छे से दें, ताकि वो अपने आप फ्लरिश करेगा। राइट। तुम पहले उसको कुचलना चाहोगे तो ये नहीं हो सकता, जो अक्सर लोगों का मेंटालिटी होती है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमको भी ऐसे मिले, तुम्हें भी मिले होंगे, तो उनकी वजह से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा रहा यार, होता है ऐसा। लेकिन वही है, हमारे सामने 2 चॉइसेस रहती हैं, है ना, ये तो हार मान लो, या तो उसको चैलेंज लेके लगे रहो। राइट।
Right. तो तुम भी लगे रहे। हाँ, मैं लगा रहा और मजा आया और मैं आई एम ग्लैड कि मैंने वो किया। और अपनी डू इट फॉर योर सेल्फ, करेक्ट यू वांट टू डू इट, Correct. सो डू इट फॉर दैट। इफ यू हैव दैट पर्पस ना कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं फेल करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का, मुझे एक्सप्लोर करना है, फेल करना है। तो कई बार ना हम लोग अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटी टू फेल। करेक्ट हम इतने हार्श हो जाते हैं खुद के लिए कि तू तू ऐसे तू फंबल कैसे कर गया, तू बोला कैसे नहीं, कैसे नहीं मरा तलवार से, ऑल ऑफ दैट। बट इट्स ओके, करेक्ट राइट? तुम फेल कर करके तभी तो वहां पहुंचोगे ना। प्रोसेस है ये। तो ये सेल्फ लव का पार्ट है कि भाई इतनी अपने आप को तवज्जो तो दो जहां तुम फेल कर रहे हो, करेक्ट विद दैट इंटेंशन ऑफ वेयर एवर यू वांट टू गो। करेक्ट वो वाली चीज है बस। बहुत बढ़िया यार अक्षित। अम्बाकू राइट, अम्बाकू ब्लैक पैंथर, Black Panther. वो भी किया तुमने। राइट। उसके सिपाही उसे सम्राट या राजा नहीं कहते, उसे बुलाते हैं कुकुल खान। वो क्या है? वो है पवन सर्पदेव। क्या लगा हम कबीले वाले पहाड़ी के ऊपर रहते हैं तो हमारा ऊपर का माला खाली है? वो कैसे ऑडिशन से मार्वल? हाँ, आराधना, अच्छा, आराधना स्टूडियो में ऑडिशन हुआ था। समीर शेख, हाँ उनके पास मैं क्राउड के लिए पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहा था। हाँ और उन्होंने बोला मैं बुलाऊंगा तुझे, मतलब मैं बुलाऊंगा ये वो। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते होंगे। लेकिन समीर शेख यार डार्लिंग आदमी है। ओहो, मेरे को उनके साथ भी अपना विचार एंड वाइब्स करना है। यू शुड। वो कैरेक्टर है और इतनी कहानियां है उनके पास। तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा उनको कि मैं डब करने नहीं आता हूँ, मैं आपसे कहानी सुनने आता हूँ। बिकॉज चाहे जो भी हो, मुझे मजा बड़ा आता है ये सुनने में। वो समीर भाई वी लव यू। वी लव यू एब्सोल्युटली। तो समीर भाई ने वो तुमको ऑडिशन के लिए बुलाया ब्लैक पैंथर में अम्बाकू। हाँ। तो मैं एक सीरीज करा था, रिद्धि ठक्कर है उनके साथ, वही नेटफ्लिक्स की पेप्सी वर्सेस जेट। अच्छा। तो वहां पर उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और फिर शायद उन्होंने उनको पूछा कि ये कौन है, क्या है। तो उन्होंने बोला अच्छा सुन, तू मेरे पास आ जा, ये देख, इसका दे ऑडिशन। अच्छा। तो तब तो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट एंड ऑल ऑफ दैट, बस उसका ऐसा गोल सा चेहरा दिख रहा था। तो मुझे आइडिया भी नहीं था क्या है क्या नहीं। करेक्ट। मैंने सुना, थोड़ा ब्रीफ लिया उनसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कैरेक्टर्स ब्रीफ फ्रॉम द डायरेक्टर, करेक्ट। जो कि 10 बार 20 बार फिल्मों को देख चुके हैं। इंजीनियर से ले लो। वो लिया मैंने और वो ऑडिशन दिया और फिर उन्होंने मैसेज डायरेक्ट किया, अच्छा सुन फ्राइडे या सैटरडे आज डब कर रहे हैं। अच्छा। मतलब क्या सर? अरे वही जो ऑडिशन दिया था और क्या। वेरी नाइस। तो मैं गया, मजे आए। अच्छा, ये ऑडिशन का एक बार जरा इस पे हम बात करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर एक वॉइस आर्टिस्ट को कैसे मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है। जैसा अभी आपने बोला कि समीर भाई ने आपका दूसरे सीरीज में वॉइस सुनी, राइट। फिर आपको बुलाया। तो एक अगर हम इसको एक प्रोसेस को बताएं, हाँ, तो क्या है प्रोसेस? तो सबसे पहली चीज तो टोनैलिटी उसके आसपास हो, जो मेन कैरेक्टर को हमें डब करना हाँ, है उसके आसपास हो, उस वॉइस एक्टर की टोनैलिटी हो। हाँ। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, मतलब कई बार लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि एकदम अलग आवाज पिक किया और वो अच्छा भी लगता है। पर मोर और लेस मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि उस कैरेक्टर के आसपास जो टोनैलिटी है, उस लोगों को, उन लोगों को लाइन अप किया जाए ऑडिशन के लिए। और आवाज पर्सनालिटी को, उसके पर्सोना को, उसके स्टेटस को, उसका जो बैकग्राउंड है, इन सब चीजों को मैच कर रही है कि नहीं, द आउटपुट। करेक्ट। तो आप जो करके गए हो वो सुनने के बाद उसके फेस पर वो मैच सिंक कर रहा है कि नहीं। आवाज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद परफॉर्मेंस, एक्टिंग पार्ट इज यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, सो आस्क एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला बहुत कि जरूरी है, वॉइस एक्टर जो आ रहा है उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब उसको क्रैक करने के लिए, ऑडिशन क्रैक करने के लिए, कि वो डायरेक्टर से पूछे, सवाल पूछे उस कैरेक्टर के बारे में, कि क्या है कैरेक्टर, व्हाइल ऑडिशन ओनली, राइट, ताकि आप वो सही इमोशन दे पाओ। एब्सोल्युटली, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट। क्योंकि आप ऐसे लाइफ में भी जो चीज बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू हैव ए थॉट टू इट ना। तो विदाउट थॉट आप बहुत ज्यादा लंबा या कुछ वैसा रेलिवेंस में नहीं चले जाओगे। करेक्ट। और थॉट के साथ एक ओरिजिनलिटी भी आती है। करेक्ट। तो वो जब मिल जाता है ना ब्रीफ डायरेक्टर से या इंजीनियर से, बता देते हैं कि ये दुनिया है, इसका ये है, ये इससे बात कर रहा है, ये हो रहा है, आधा काम वहाँ पर हो जाता है। एक अच्छे मतलब एक सेंसिबल एक्टर का
फिर वो उसमें अपनी जान डालता है। फिर आप अपनी उसमें जान डालो। ऐसी एक जान डाली थी तुमने कैरेक्टर में मनी हाइस्ट में, बर्लिन का बेटा। बर्लिन उसने जान डाली और उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया। पता नहीं, अब जो लोगों ने नहीं देखा है, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, वाट लगा दी थी उसने। और वो भी एक्सीडेंटली हुआ, साउंड एंड विजन में हुआ, प्रमोद सर। तो मैं किसी और सीरीज के लिए वहां पे गया हुआ था, तो मैं अभिषेक वाली बिल्डिंग में था। अच्छा। तो वहां से कॉल आया कि यहाँ पर आ जाओ, एक ऑडिशन है, और टेस्ट लिया उन्होंने, एंड दैट वाज इट, हो गया उसमें। नहीं, अच्छा हुआ है वो कैरेक्टर, काफी अच्छा हुआ है। और वो कैरेक्टर भी बड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत चंचल सा है, ऐसा है, पापा पापा ये वो ये वाला। और सबसे शाणा निकलता है वो, सबसे ज्यादा, अपने पापा की गर्लफ्रेंड और पैसा लेके हाँ निकल लिया। गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, मैं भी भूल गया बर्लिन की। तो वो बिकॉज यंग है, उतना चंचल है, तो उसके रेजोनेटर मैंने अपर रखे थे, जैसे नेजल रखा था और थ्रोट रखा था। कैसी थी? पापा वी हैव टू डू दिस, पापा पापा ये करना हो, पापा आई कैन डू इट, पापा, ये वाली चीज। जबकि मिगेल, अगर मैं बोलूँ तो मिगेल इज मोर लाइक स्पाइडरमैन बनना एक जिम्मेदारी है। तो ही कम्स फ्रॉम बेस, वो वाली चीज की एक ग्रेविटी होनी चाहिए। तो कैरेक्टर में ग्रेविटी है, तो आप अपनी वॉइस में भी ग्रेविटी ढूंढो, सो दैट इट मैचेस। करेक्ट। तो अर्चित, अभी हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो आपने परफॉर्म किए हैं। ओके ठीक है गाइस, जुनिची सुआबे, नाम सुना है आपने? ये जापानीज वॉइस एक्टर हैं जिन्होंने वॉइस दी है सुकुना को, जिन्होंने वॉइस दी है यामी सुकेहिरो को। एनीमे फैंस आप लोगों को तो पता ही होगा। और जापानीज में सेम एक्टर ने वॉइस दी है। और कोइंसिडेंटली इंडिया में हिंदी वॉइस भी सेम वॉइस एक्टर ने दी है, जो है अर्चित। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। तुम जैसे शापित आत्माओं के लिए ये करना बड़ी आसान सी बात। तुम तीनों ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हाँ, न हैट पहनी है, न ग्लव्स पहने हैं। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? क्या लगा था मैं ऐसे देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगा? छी। क्या? दोनों बड़े डिफरेंट कैरेक्टर, राइट। दोनों अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर। मेन मांगा सीरीज है, एनिमे सीरीज है, लेकिन दोनों वॉइस अर्चित ने दी है। और यहाँ भी बड़ा ही कोइंसिडेंस हुआ ये, क्योंकि ब्लैक क्लोवर को मैं कास्टिंग कर रहा था, और क्या जब मैंने देखा यार ये जो कैरेक्टर है यामी, एकदम चिल्ड सा, मुंह में हमेशा सिगरेट रहती है, लेड बैक एटीट्यूड है, आराम से डायलॉग बोलता है, तो मेरे दिमाग में ना दो आर्टिस्ट, सच बोलता हूँ, तुमको बताया नहीं मैंने बात। एक आया आदित्य राज शर्मा, इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड व्हाट एन आर्टिस्ट। करेक्ट, उनकी वॉइस, उनका परफॉर्मेंस। और दूसरा आर्टिस्ट में जो मेरे दिमाग में है, अर्चित मौर्य। इन दोनों की वॉइस मुझे बहुत सिमिलर भी लगती है। आदि भाई श्योर, आदि भाई बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस से आते हैं। अर्चित का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आदि भाई के बहुत बाद इंडस्ट्री में आया। बट अर्चित इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस अर्चित ने दी है। तो आदि भाई से मैंने कराया नैरेटर, क्योंकि नैरेटर की भी हमको बहुत अच्छी वॉइस चाहिए थी। मैंने बोला नैरेटर करा दिया, अब यामी तो मैं इनसे करा नहीं पाऊंगा, तो यामी करेगा मेरा दूसरा ऑप्शन अर्चित। अर्चित आया, अर्चित को मैंने बोला भाई ऐसा ऐसे कैरेक्टर करना है। उसमें ऑडिशंस नहीं थे, हमने सीधा हमको कास्टिंग करनी थी। कुछ ऑडिशंस थे वो दिए थे, लेकिन यामी का ऑडिशन नहीं मांगा था। और क्या हमने बवाल कास्टिंग हुई है यार, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, इतना सही सब बज रहे हैं ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, मतलब मैं अपने कैरेक्टर को हटा भी दूं, नहीं, वो तो काफी इंपॉर्टेंट ठीक कैरेक्टर है, पर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इतना मजा आ रहा है ना, सब अलग अलग वैरायटी और अलग अलग चीजें। ब्रिलियंट कास्टिंग। तो यामी जब मैंने कास्ट किया, अर्चित को बुलाया, अर्चित ने यामी शुरू किया। तो अर्चित कैसा लगा यामी रिकॉर्ड करके? सुकूना में भी मैं आऊँगा, Yes. लेकिन यामी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यामी ना, तो सबसे पहले मेरी आपसे बात हुई लगभग 15-20 मिनट कैरेक्टर के ऊपर। आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये इसकी दुनिया है, चिल्ड बंदा है, इसे दुनिया की नहीं पड़ी, इसे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, और बहुत क्लियर हेडेड है, और चिल्ड, एकदम रिलैक्स, लेड बैक स्टाइल है। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। और मतलब इसके ना लेड बैकनेस में भी एक पावर और ग्रेविटी है, वो चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग पावर के लिए ना अग्रेसिव या फिर ऐसा वो
थोड़ा वो हो जाते हैं। पर ये मुझे ऐसा कैरेक्टर मैंने किया नहीं था हाँ, मतलब पहले। फोर्स, बिना फोर्स के वो काम कर रहा है। हाँ। कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना चाहता है। Right. वो हो जाएगा काम। Right. उसका अप्रोच ही जीवन का यही है यामी का, कि वो उसके ब्लैक बुल गैंग में आप देखोगे सब अतरंगी हैं, सब लूजर्स है बेसिकली। Yes, है ना? yes, I related जिनको to- कोई नहीं चुनता है, I so relate to it. उनको यामी चुनता है। और तुम्हारा जो पर्सनल अप्रोच भी तुम्हारा ऐसे ही है ना, Yes, कि थोड़ा सा yes. लेड बैक हो, थोड़ा सा शांत हो, Yes. थोड़ा सा देख के चीजें करने वाले हो। And I love to lose. मुझे मजा आता है। हाँ हाँ, वो भी एक तुम्हारा कैरेक्टर है, मतलब एज एन एक्टर, एज ए पर्सनैलिटी। हाँ। और लेकिन जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे यामी की है, Yes. मुझे लगता है वो लोग वो चीज़ देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती। Right. करेक्ट। तभी ब्लैक बुल गैंग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया ने नकार दिए लेकिन उसने अपना ली, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी उन कैरेक्टर्स में जो शायद दुनिया को नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। और वही चीज़ फ्लरिश करती है। अब ब्लैक बुल गैंग, हालांकि उस तरीके से उसको स्टोरी को, ब्लैक क्लोवर को वीव किया गया है, ऐसे कैरेक्टर बनाया गया है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। Right. करेक्ट। Right. क्योंकि जितने भी मांगा बनते हैं, जितने भी राइटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन से ही उठा के कैरेक्टर्स बनाते हैं, है ना। बहुत। अब एक दूसरे की जर्नी होती है ना, आसपास कैरेक्टर्स होते हैं, वही लेके हम अपना फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो यामी भी मेरे ख्याल से उनमें से। डबिंग करते समय कैसा लगा यामी की? डबिंग प्रोसेस कैसा रहा? तो पहले तो आपने ब्रीफ दे दिया, फिर आपने दिखाया कि ये है, लेवल माइक वाइक सेट किया, सब चेक किया। तो मैं क्लोज उस समय नहीं था। इट वॉज न्यू फॉर मी, बिकॉज मैं ना उसका कंफर्ट लेवल वो नहीं ला पा रहा था। मेरा परफॉर्मेंस ऊपर आ रहा था। परफॉर्मेंस इन द सेंस दैट आई वॉज ट्राइंग टू बिकम हिम, बट आपने बोला था कि नहीं, देखिए लेड बैक और इसको कुछ प्रूव नहीं करना, ये बोल देता है, ये सोचता नहीं है। तो पहले तो मैंने वो कट करने की कोशिश की कि मैं भी परफॉर्मेंस से पहले ज्यादा सोचूं नहीं, एक जहन में हो बात, Correct, पर उसको नेचुरल फ्लो के साथ एक रिलैक्स फील में ऐसे आने दूं। तो इसीलिए मुझे वो शुरुआत का टाइम लगा, और शुरुआत में आपने ही बोला था कि यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जा। फिर पानी वानी पिया, कंफर्टेबल हुआ, और ऐसे ही मैं शायद रिहर्स करा था या कुछ बोले, बोले हाँ यही चाहिए, ये तो चाहिए। भाई मुझे लगता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जो अप्रोच है, आर्टिस्ट की अप्रोच है, तो इसलिए मेरे जहन में क्यों आए ये दो नाम, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ था, है ना। हमने पहला प्रोजेक्ट एक साथ में किया है, इससे पहले नहीं किया हुआ है, कुछ किया हुआ है भैया। लेकिन मुझे ये पता था, मैंने तुम्हें डबिंग करते हुए देखा था, मुझे ये पता था कि तुम्हारी अप्रोच क्या है। हाँ, बिकॉज आपने मुझे पॉडकास्ट में करेक्ट आपने ब्रीफ दिया था। करेक्ट। तो मेरे लिए भी बड़ा बवाल ब्रीफ था यार, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे ब्रीफ देते हैं। तो यही मुझे लगता है ना कि आप छोटी डबिंग कर रहे हो, मतलब छोटे कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हो। यामी तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बहुत जिम्मेदारी भी होती है जब आप ऐसा कैरेक्टर करते हो। बट छोटे से छोटा कैरेक्टर भी आप करते हो, तो मुझे लगता है, जो आपने बोला ना कि पहले मैं अपने आप को ईज आउट कर रहा था, पहले मैं आई एम ट्राइंग टू बिकम दैट कैरेक्टर, बट उसको बनना ज़रूरी नहीं है, उसकी तरह सोचना ज़रूरी है ना। वही प्रोसेस है बनने का। लेकिन जब करने जाओगे ना तब नहीं होगा, लेकिन जब आप हो जाओगे, जब उस प्रोसेस में क्या कहते हैं, आप उसकी तरह सोचने लगोगे, है ना, उसकी तरह रिएक्ट करने लगोगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डबिंग में भी ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा जान डालना। बहुत सिर्फ वॉइस दे रहे हो इसका मतलब नहीं सिर्फ डबिंग कर रहे हो, वॉइस कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स। एक्टर्स वर्क हमेशा चलते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि डबिंग में ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जो यामी का कैरेक्टर जब तुम कर रहे थे, तो मैंने तुमने जो अपना वर्जन बताया, मैं अपना वर्जन बताता हूँ। तो क्या होता है ना, एक एक्टर होता है जो डबिंग करने आया है, राइट, है ना, एक कैरेक्टर होता है जिसकी हमको डबिंग करनी है, राइट। तो जब एक्टर वो कैरेक्टर पे जाने की कोशिश करता है एज एन एक्टर, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आता नहीं। लेकिन जब वो एक्टर उस कैरेक्टर को समझ जाए और उस कैरेक्टर की नीड को समझ जाए और वो डिलीवर करे, इररिस्पेक्टिव हो वो कैसा एक्टर है, क्या एक्टर है। ये बात मैं अपने हर जगह, या कभी कोई सेशन होता है मैं बोलता हूँ, या मेरा डिस्कशन होता है डायरेक्टर से जब मैं कहीं डबिंग करने जाता हूँ, कि आप अच्छे एक्टर हो, लेकिन कैरेक्टर की नीड है कुछ ऐसा करने की, आप
के जोन से बाहर जाने की, या वो आप अपना एक्टर मत लाओ वहाँ पर, राइट। कैरेक्टर लाओ। हाँ, तो कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है बहुत एज ए ज़रूरी वॉइस एक्टर, और वो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। वो तुमने उस बात में, उस प्रोसेस के बाद में समझ लिया, और इसीलिए वो यामी इतना अच्छा निकल के आया। और मेरे को एक चीज़, अर्चित जब डबिंग करता है तो मेरे को अर्चित का बड़ा सही लगता है। वो सिर्फ एक फोकस लाइट जला देता है ऊपर, है ना, मेरे स्टूडियो में है, और बाकी सब अंधेरा कर लेता है, और तब वो डबिंग करता है। सिर्फ स्क्रिप्ट में लाइट रहती है और अंधेरे में माहौल सेट करना। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए, एक क्रिएटिव पर्सन के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जरूरी। तो वो माहौल अर्चित क्रिएट करके डबिंग करता है यामी की, इसलिए इतना अच्छा कैरेक्टर वो निकल के भी आया। नहीं, अच्छा इसलिए हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं तो डिलीवर कर रहा था जो मुझे फील आया और जो मैं कैरेक्टर को देख रहा था, पर सुयश, अजिंक्य, ये दोनों ऐसे सारथी की तरह घोड़े पर सवार कि टेक अच्छा है, पर टेक्निकली कहाँ फ्लॉ है वो बता रहे हैं, और बेटर क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। करेक्ट। कुछ एपिसोड्स आपने लिखे हैं, इतने तोड़ लिखे हैं कि मजा, कुछ लाइन्स पढ़ के ना परफॉर्म करने के पहले आप एक्साइटेड हो जाते हो कि आय हाय क्या लिखा है यार, क्या अडेप्टेशन है। तो वो एक एडवांटेज मिला। करेक्ट। एक तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि जब आप आते हो इस वाइब में काम करने, सब पॉजिटिव, सब सही। ऑब्वियसली आप लोगों के भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे यार, पर यहाँ आके मुझे कभी ऐसा वो नेगेटिव या वो डल एनर्जी नहीं फील हुई। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है यार, एक माहौल देना। मैंने बोला ना, एक आर्टिस्ट के लिए, एक कुछ क्रिएटिविटी फ्लरिश करने के लिए ना माहौल चाहिए। क्रिएटिविटी अपने आप फ्लरिश होगी। पेड़ लगा रहे हो, बीज बो रहे हो, तो पानी दो, खाद दो, हवा दो, धूप दो, है ना। अब उसको बोलते मत रहो या खोदते मत रहो कि भाई उग जा उग जा उग जा, या कर 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 पेड़ फल देगा। नहीं नहीं, उसको चीज़ें दो, अपने आप वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और फल देगा। हम लोग यही सोचते हैं, मेरा प्रोसेस भी यही है। खैर, अपनी बातें नहीं करते, तुम्हारी बातें करते हैं। नहीं मतलब, पर मुझे ये बोलना था कि दिस इज द रीजन व्हाई ब्लैक क्लोवर साउंड्स सो गुड। करेक्ट। और अगर लोगों ने नहीं देखा है तो ऑडियो पिटारा के इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट्स, मतलब ऑडियो स्टोरीज हैं, और इतना सही ड्रामा है जो दुनिया आपने क्रिएट की। इट्स वेरी ओरिजिनल एंड इट्स वेरी एंगेजिंग। द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट फॉलो एनीवन। अब अर्चित ने मेंशन किया ऑडियो पिटारा के बारे में, तो मैं गाइस आपको बता दूं, ऑडियो पिटारा हमारा एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग उसमें ऑडियो शोज़ बनाते हैं, ऑडियो ड्रामाज हैं, ऑडियो बुक्स हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं, हम ऑडियो सिनेमा लेके आ रहे हैं, कुछ हमने शॉर्ट फिल्म्स ऑडियो फॉर्मेट में डाली हैं, एक फीचर लेंथ फिल्म भी डाली है यक्षिणी नाम से। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे जो ऑडियो कंटेंट है, पॉडकास्ट हैं, उसमें वो भी सुन सकते हैं। हमारा जो ऑडियो वर्जन का जो विचार एंड वाइब्स है वो भी आप उसमें सुन सकते हैं। बाकी तो यहाँ देख ही रहे, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, बाद में प्लीज कर लेना यार। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड डू दैट, बिकॉज जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है उनके लिए भी, और जितने लोग हैं जिनको एक अच्छा कंटेंट सुनना है या देखना है, उनके लिए भी मजा आएगा। दैट इज फॉर श्योर। नहीं आया मेरे नाम पे गालियां लिख देना कमेंट में, एक भी गाली नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत, नॉट दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू यार, यू हैव एन अमेजिंग टीम। थैंक यू सो मच। और आप लोग इतना काम कर रहे हो और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग एनीवन। और ये लाइक और उसके एक होता है ना कि उसके लालच में करना, और एक होता है क्रिएट करना। तो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो यार, एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। इट इज ऑल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, राइट? नहीं, अभी तुमने बोला न्यू पीपल को अपॉर्चुनिटी देने की बात की, तो मेरा जो भी नए लोग भी सुन रहे हैं, मैं बात करते रहता हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं खुद एक वॉइस आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, राइटर की तरह काम कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों से मैं प्रोड्यूसर बना हूँ, अपना ऑडियो पिटारा के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अभी डबिंग्स भी करा रहा हूँ। मैं सभी नए बच्चे जो करना चाहते हैं, मुंबई में है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू माई स्टूडियो। आप आइए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए, आप आइए, हम साथ में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अच्छे से एक्सप्लोरेशन करेंगे। जैसे अर्चित ने बताया, फोकस, आपको अपनी एक्सप्लोरेशन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है ना। काम करेगा, काम करूँगा, काम मिलेगा, है ना, वो ज़रूरी नहीं है, वो मिल जाएगा। पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, है ना, तब सब चीज़ें अच्छे से होंगी। हाँ, तो
वापस आ जाते हैं अर्चित पर। अर्चित ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी हमारी, नहीं तो मैं भी आई मीन दैट इज व्हाई आई एम चैलेंजिंग एवरीवन। मैं भावनाओं में बह गया। मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ सबको कि भाई मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो तुम कमेंट में लिख देना कि ये गलत है, बिकॉज I've been following you and your work and channel 176 और ऑडियो पिटारा का काम, थैंक यू। नॉट बिकॉज मैंने एज आर्टिस्ट काम किया है या मैं यहाँ पे हूँ इसलिए, आई रियली मीन इट। नहीं मैं मेरे जो पार्टनर्स हैं और जो मेरी टीम है, हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं काफ़ी, और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा हो रहा है। और लेट्स सी। तो अर्चित, यामी का कैरेक्टर तो काफ़ी, क्योंकि मैंने भी यामी को बड़े क्लोजली देखा है ना, और तुमने तो परफॉर्म किया ही है। एक और कैरेक्टर जो यामी की जैसी, आई मीन जिन्होंने यामी डब किया है, उन्होंने एक और कैरेक्टर जो है सुकुना, जुजुत्सु काइसेन, वो तुमने भी किया। राइट। वो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात की जाए, कैसा कैरेक्टर है वो? आई मीन उसके लिए तो एक दिन भी कम पड़ेगा मुझे, जितना वो मिस्टीरियस कैरेक्टर है। करेक्ट। जितना ईविल है, जितना अनप्रिडिक्टेबल है, sarcastic है, ईगोइस्टिक है, everything which is bad but with a sense of style and बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, यू नो। तो और इतना मुझे कुछ भी आइडिया था नहीं जब मैंने ऑडिशन दिया था। तो ऑडिशन दे दिया, उसके बाद मुझे किसी आर्टिस्ट ने बताया इसके बारे में कि मैं भी इसके ऑडिशन के लिए गया और ये है ये है ये है। तो उन्होंने फिर बताया कि एनिमे इतना बड़ा यूनिवर्स है। और फिर मैंने इंस्टाग्राम बाकी जगह पे थोड़ा रिसर्च करना भी शुरू किया कि भाई डब करने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो मैंने देखा और आई वाज लाइक ब्लोन अवे, माय गॉड व्हाट इज दिस कैरेक्टर। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया था एंड ऑल ऑफ दैट। ये ऑडिशन से पहले या जब सेलेक्ट हो गए थे तब? सेलेक्ट हो गया था, उसके बाद जब उन्होंने मेरा टाइम ले लिया था कि अब हम सुकुना को डब करने जा रहे हैं। ओके। तो इस बीच में मैंने ये सब वो किया था, रिसर्च किया आपने? हाँ, तो प्राइम फोकस में किया था इससे। और फिर इसका क्रंची रोल पे रिलीज हुआ हिंदी वाला, एंड उनका सोलो लेवलिंग का एक प्रीमियर हुआ था। अच्छा। जिसपे अली फजल वाज डूइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अच्छा। तो वी वर कॉल्ड फॉर द प्रीमियर देयर, जियो ड्राइव में। करेक्ट। तो हम लोग कुछ, मैं राजेश शुक्ला, शाइली और अली फजल, तो ऑब्वियसली उनका इंटरव्यू हुआ, हम लोग इधर पैनल पे बैठे हुए थे। तो तब तक तो लोगों से पूछा गया कि डू यू गाइज लाइक डब और सब टाइटल और डब, ये इसकी तो जंग चल रही है। तो सबने बोला सब डब, किसी ने नहीं बोला। तो हम बड़े ऐसे अपसेट से हो गए कि अरे यार निकल जाएंगे क्या यहाँ से एंड ऑल ऑफ दैट। पर ये था 2 एपिसोड शुरुआत के दिखाने के पहले का रिएक्शन। जब तक उन्होंने देख लिया तो उन्हें डबिंग अच्छी लगी एंड दे लव्ड इट। अच्छा। तो उसके बाद कट्टू एक ऐसा टाइम आया वेयर ऑल 3 ऑफ अस, अली लेफ्ट, ऑल 3 ऑफ अस, हमारे आसपास 40-50 लोग थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। क्या बात है यार, वेरी नाइस। और मतलब थिएटर में भी मेरे साथ बहुत हुआ है कि लोगों ने फोटो ले लिया साथ में आफ्टर द परफॉर्मेंस। करेक्ट। आई नेवर कभी साइन ही नहीं किया था, पता ही नहीं था लिखते क्या है, किसी पे लव लिख रहा हूँ, किसी पे क्या लिख रहा हूँ। और बच्चे, मतलब एनिमे के कुछ ऐसे लोग जो ऐसे सिसकते हुए आ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज साइन दिस। और मैंने क्या किया था कि मुझे मेरे दोस्त ने सुकुना के नाम की ही टी शर्ट गिफ्ट की थी, क्योंकि उसको बहुत सही लगा था, वो बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यही पहन के जाऊंगा। तो एक ने पूछा कि आप इस कैरेक्टर को जानते हो क्या? तो मेरे डायरेक्टर वहीं पे था, उसने बोला ही डब्ड फॉर इट। वो बोला और जैसे आंधी आ गई, और मैं बोल रहा हूँ अमित भाई मेरे हाथ थक गए। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि ये कोई सपना है, क्यों लेगा कोई और, अपन कभी ऐसा, मेरे साथ तो कभी ऐसी चीज नहीं हुई थी डबिंग में। फुल स्टारडम वाली वाइब ली है। ओ माय गॉड, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आई कि यार लोग ना इससे बहुत जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो व्हेन यू गो एंड डब फॉर इट, यू आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ इमोशंस। राइट। तो आप उसको अपना 100% तो दो ही दो यार। राइट। क्योंकि फिर वो बेचारे अपसेट भी बहुत होते हैं अगर डबिंग अच्छी नहीं होती है तो अगेन कमिंग टू यामी, तो मैं यहाँ पर इसलिए भी इतना सेफ था कि टीम इतनी अच्छी है, राइटिंग इतनी अच्छी है, टेक्निकल टीम, ऑल ऑफ दैट, मिक्सिंग आउटपुट, तो उसका मेरे को टेंशन नहीं था। और वही रिसेप्शन भी देख लो आप कितनी सही है ब्लैक क्लोवर की। एंड सो वाज द केस विद सुकुना।
तो सुकुना में जब आप लोग वहाँ गए, जब आपको ऐसा पूरा मस्त फैंस की हाँ, जो हम वाइब्स तीनों, मिली, है ना? शुक्ला भी और शैली भी, हम तीनों हाँ। घिर गए थे। तो उस दौरान आपने कितने एपिसोड डब कर चुके थे? सीजन हमने कर लिया था। एक सीजन कर चुके थे। हाँ, दोनों सीजन कर लिया था। तो जब वो ऐसा एक फैन मोमेंट हुआ, एक स्टारडम वाला फील हुआ, उसके बाद जब डबिंग करने आए, हाँ। तो तब जो परफॉर्मेंस थी उसमें कुछ फर्क आया कि मेरे को यार इतना जबरदस्त हाँ, रिसेप्शन मिला है तो क्या, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। वही उसी में आ रहा मैं था। हाँ, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन करने लगा कि मैं ये बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। करेक्ट। डायरेक्टर ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कैरेक्टर मुझसे जब बात कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है और मैं उसी तरीके से वो बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं सुर मैच कर रहा हूँ कि नहीं। बिकॉज जब मैंने देखा कि एनिमे फैंस जापानीज डब, इंग्लिश डब और हिंदी डब, इन तीनों का कोलाज बना के वीडियो डाला हुआ है, एंड पीपल आर सेइंग वी आर प्राउड ऑफ द हिंदी डब, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर माई कैरेक्टर, Correct. अ लॉट ऑफ इट। सो एज ए फ्रेटर्निटी भी एक प्राउड फील आपको होता है कि नहीं यार, हम जितने भी लोग हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। लोग इससे, तो एक वो भी मोमेंट है। तो इसके बाद ये चेंज हुआ। वेरी You know. नाइस। मतलब अच्छा काम करते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, तो उसके बाद और अच्छा काम होता है। और अच्छा काम होता है, आप और उसको तवज्जो ज़्यादा देते हो, एंड यू डू इट फॉर योर सेल्फ बट यू ऑल्सो डू इट फॉर पीपल। जैसे यहाँ पर एनिमे फैंस, ये एनिमे फैंस वो इतना प्यार देंगे आपको। मतलब मैंने नेटफ्लिक्स, बाकी सब, डिस्कवरी, सब कुछ किया है, आई एम स्टिल डूइंग इट, उसके भी मैसेजेस आते हैं, प्यार मिलता है, पर जो एनिमे फैंस ने दिया है ना, मतलब कोई स्क्रिप्ट में लिखता था, मैं बोलता हूँ क्या बकवास लिख रहा है, बहुत इतना ओवर क्यों लिख रहा है, ऐसे कौन करेगा। करेक्ट। तो वो चीज़ है, और ये लोग एजुकेट भी करते हैं करेक्ट। कि अगले वाले में ये करना सर, वो करना एनिमे सर, फैंस अलग मैसेजेस। लेवल पे हैं। उनकी उनका कैरेक्टर उनको समझ में आता है, उनको सिचुएशन समझ में आती है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखते हैं, नहीं, वो देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका पूरा यूनिवर्स उन्होंने छान मारा, वो रिलेट करते हैं कैरेक्टर से। एक्चुअली उनकी जो मांगा है, जो उनका एनिमे है, जो मेकर्स का थॉट है, वो तो गजब है ही। तो लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्शन है वो उस लेवल पे उसको रिसीव भी कर रहे हैं, राइट, है ना। इंडिया में भी अभी तो काफ़ी ऐसी एनिमे फैन ने हमको बताया था क्या, कि जो सुकुना की वॉइस है वही यामी की वॉइस है। और जब मुझे पता चला, जब मैं तो बड़ा ही खुश हो गया। थैंक यू इसे बताने के लिए। हालांकि पता चल जाता, लेकिन ये एक बड़ा ही कमाल का कोइंसिडेंस रहा कि सुकुना की वॉइस को जब ऑडिशन हुआ तो अर्चित ने किया, फिर जब यामी हुआ तो मैंने वैसे ही कास्ट कर लिया, अपने आप ही हो गया। तो यामी अपनी जो जापानीज वॉइस थी वो हिंदी वॉइस में भी वो खींच लाया। तो वही चाहिए मुझे, है? अर्चित मौर्य चाहिए। अमेजिंग यार, बहुत सही यार। सुकुना की इतनी बात की हमने, राइट। अर्चित थोड़ा सुकुना के कुछ डायलॉग हो जाए, यामी पे भी आएंगे, बट Yes. सुकुना के कुछ डायलॉग्स बोल के दिखाओ ना, हाँ, तो सुकुना इज हमारे मोर, फेवरेट कुछ डायलॉग्स हो। यस, आई थिंक मोर बेस एंड नेजल थोड़ा सा। तो मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे बच्चे कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? अपनी औकात में रहो, बेवकूफ कहीं के। सिर झुकाना भूल गए क्या? हाँ? क्या बात है यार, क्या Right. बात है। मैं ये देख रहा था, मैं ऑब्जर्व किया, मेरे को Right. थोड़ा सा आ गए, अच्छी परफॉर्मेंस देख के आ जाते हैं गूज़बम्प्स, राइट, कि जो वॉइस एक्टिंग है हाँ, सिर्फ वॉइस नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो एक थॉट प्रोसेस है जो आपके सर के टिप से लेकर नीचे अंगूठे, पैर के अंगूठे तक में वो फील जब आता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस ही अलग होती है। तो जब तुमने अभी किया, जो मेरे को बड़ा मज़ा आ गया। इट्स लाइक आइसबर्ग अमित भाई। Correct, जो होता है ना कि टिप, हाँ, वॉइस टिप ऑफ टिप द है, आइसबर्ग, यस यस, और नीचे सब नीचे चाहिए, चीज़ वो चाहिए। बैकग्राउंड, उसका स्टेटस, उसकी टोनैलिटी, सुर, ऑल ऑफ दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीफ डायरेक्टर से क्या मिला है। और तुमने वो चीज़ सुकुना में डाली है, यामी में डाली है, और इसीलिए लोग इतना पसंद कर रहे हैं। पता है, अच्छा काम हमेशा जो दिल से निकला हुआ अच्छा काम होता है ना, वो दिल तक पहुंचता है, सब तक पहुंचता है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
है ना, आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना। और अर्चित ने तो बड़ी कमाल की वॉइसिंग की है सुकुना में भी और यामी में भी। तो यामी, आई मीन सुकुना, आई मीन अर्चित, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार हमारे फैंस जो देख रहे हैं, हमारे मतलब एनिमे के फैंस जो देख रहे हैं, तुम उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे या कुछ उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल मेरे विचार एंड वाइब्स पॉडकास्ट के थ्रू। यस यस यस, क्या सुंदर नाम है, नाम अच्छा लगा? वाइब्स। अच्छा लगा ना? वाह वाह वाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, जितना सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था ऑटोग्राफ साइन करेंगे। इतने सारे डीएम्स आते हैं, सॉरी रिप्लाई सबका नहीं कर पाते हैं, डबिंग में रहते हैं, बट वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वाई इज़ इट स्पेशल इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। एनिमे फैन ना सिर्फ आप हो, हम भी हैं, तो वी शेयर द सेम वर्ल्ड एंड बिकॉज राइट नाउ वी आर एट द फ्रंट, जहाँ पर हम थोड़ा वॉइस दे पाते हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड इन अ वे कि हम इसमें ऑनेस्ट रहेंगे, अपना खून पसीना जान सब डालेंगे, आपको अपसेट नहीं करेंगे, आपके फीडबैक्स लेंगे और आपने जो प्यार दिया है इसको तवज्जो देंगे। Correct. तो वी डोंट टेक यू फॉर ग्रांटेड, Correct. एंड वी शेयर दिस वर्ल्ड। Correct. So we are also fan, we are part of the same family, and thank you so much. क्योंकि अल्टीमेटली जो दर्शक है वही भगवान है यार। वो अरे एज एन आर्टिस्ट या एज ए क्रिएटिव प्रोसेस जो हम करते हैं वो उनके लिए करते हैं, है ना। अगर उनसे हमको कुछ एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो हमें उससे पॉजिटिवली लेके उसको सुधारना चाहिए। उनसे हमको पॉजिटिव मिल रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्चित, बड़ा मज़ा आ रहा है यार बात करने में, हाँ है यार, ना? हाँ, तुम्हें आ रहा है? बहुत ज़्यादा यार। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ रैपिड फायर एक मैंने कुछ लिखे हैं तुम्हारे लिए खास, और जो तुमने कैरेक्टर्स किए हैं, अरे बाप रे, तो वो ज़रा किए जाएं। टाइम ले सकते हो तुम? नहीं आई एम रेडी, 2-3 सेकंड। मजे आ रहे, आ जाओ आप। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, अगर यामी और सुकुना की फाइट होगी तो कौन जीतेगा? इतना टाइम नहीं ले सकता। सॉरी, आई डोंट थिंक ये लोग फाइट में जाएंगे यार, यामी कन्विंस कर लेगा उसको। अरे फाइट में कुछ नहीं रखा, तो चिल कर, बैठ मेरे साथ। ये भी सही बोला। अल्लाह सिगरेट पी। और सुकुना इतना मजे वाला इंसान है कि वो बोलेगा हाँ ठीक है, करते हैं, लड़ाई में बाद में कर लूंगा। कौन सा जादू करना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, यामी का डार्क मैजिक या सुकुना का कर्स्ड एनर्जी? यार बहुत टफ सवाल है। राइट आंख पसंद है यार, लेफ्ट वाली ऐसा लग रहा है। आई विल गो विद सुकुना। ओके, हाँ अगर आप एक दिन के लिए यामी बन जाते हैं तो क्या करेंगे? यार, मेरी तो जिंदगी यामी की दे दो। मैं मुझे इतना प्यार है उससे यार, इतना मतलब आप इतने केयर फ्री रह सकते हो। आई लव हिम, मतलब चिल करूंगा मैं, चिल करोगे? चिल करूंगा। ठीक है। किसके डायलॉग्स बोलने में ज्यादा मजा आ रहा था, यामी के, सुकुना के? दोनों के दो अलग नोट हैं। यामी लेड बैक होते हुए भी मोटिवेशनल है, सुकुना नेजल और ऐसे इस तरीके के टोनैलिटी में भी ही इज इविल। तो वो दिखेगा आपको कि कॉमेडी कर रहा है या ऐसी चीजें बोल रहा है, पर वो इविल चीजें कर जाता है। करेक्ट। यामी दिखता है बहुत लेड बैक है, कुछ नहीं कर रहा, पर वो मोटिवेट कर जाता है। इंस्पायरिंग है कैरेक्टर। यस, तो दोनों में मजा है। सुकुना का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा आपको दमदार लगता है या सबसे ज्यादा मजा आया करने में? वो अगर मैं तो सब वैसे ही कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना फेमस हो जाएगा। अच्छा। तो लोग सब बोलते कि सर एक बार बोल दो ना, अपनी औकात में रहो। अच्छा। मैंने बोला यार कैसे ऐसे बोलूं यार, वो नहीं प्लीज बोलो। तो वही बोलूंगा, वही कि अपनी औकात में रहो बेवकूफ कहीं के। वेरी नाइस। जो बेवकूफ शब्द है ये यामी भी बहुत बोलता है। यस यस यस, ब्लैक बुल गैंग को बोलता है बेवकूफो। नाइस, वेरी नाइस। किस कैरेक्टर की वॉइस को मैच करना ज्यादा चैलेंजिंग था या परफॉर्म करना? यामी को। ओके, क्यों? एंड यू हेल्प्ड मी। ओके, क्यों? बिकॉज आई वाज नॉट दैट कंफर्टेबल जितना उसका ईज था। ओके ओके। दोनों में से कौन से कैरेक्टर का गुस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है? सुकुना का। यामी स्कूल। हाँ, यामी उतना गुस्सा करता है, आता भी है कभी उसको। हाँ आता है, हाँ, है ना, लेकिन उसमें बोलता है तू मरेगा। है ना, यही बोलेगा। फिर रास्ता घबरा जाता है, नहीं नहीं तुझे नहीं, मरना है क्या बच्चे? करेक्ट करेक्ट, तुझे मरना है क्या सही चीज़ बच्चे? वेरी नाइस। यामी की फेवरेट जगह रिलैक्स करने के लिए?
40 करने जब जाता है वो, करेक्ट। मुंह में सिगरेट और वो वहाँ, और अब सब मेरे रैपिड फायर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है। वो तेरी। वो ये है कि यामी और सुकुना जब अगर किसी फेस्टिवल मिले, कहीं भी मिले मतलब, तो क्या बातें करेंगे? यार यामी सुकुना को बोलेगा ना हाँ। कि कुछ नहीं रखा ब्रो, Life लड़ाई में। झगड़े में कुछ नहीं रखा, चिल कर, एक सिगरेट दबा हाँ। फोटो के अंदर हाँ। और बैठ जा आराम से, चिल कर, जो करना है कर, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। ये छोड़ दे इविल गिरी है। हाँ वो करेगा, और वही सुकना भी उसको बताएगा कि इसमें क्या मजा है, ये जो करते हैं, ये सब बातें चलेगी इनकी। लेकिन क्या लगता है, सुकुना कन्विंस कर देगा यामी को? सुकना नहीं कन्विंस कर पाएगा, पर वो नहीं हुआ तो फिर उस पर अटैक करेगा बवाल, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर लड़ाई होगी। जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन था, Yes, है ना, yes. जो मैंने पूछा था कि फिर दोनों की लड़ाई होगी खतरनाक तो कौन लड़ाई होगी। जीतेगा? जीतेगा कौन? जीतेगा कौन, ये तो आप बताओ एनिमे फैंस। करेक्ट, ये सवाल आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप हाँ, कि सुकुना और यामी की लड़ाई होगी तो उसमें जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, और कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा भाई, राइट। बताइए। ठीक है, मजा आया रैपिड फायर में भी। हाँ अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ विचारों की। अभी तो हमने वाइब्स क्रिएट कर दी हैं ताकि थोड़ा सा एनिमे फैंस हैं, जो आपकी डबिंग के फैंस हैं, आपके फैंस हैं, तो मम्मी के ज़्यादा क्लोज हो या पापा के? मम्मी के ज्यादा क्लोज हूँ, राइट। पापा ऐसे ही सटल से कुछ बोल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, जैसे मैं फेल कर गया था 8th या 7th में, हाँ तो उन्होंने बोला कि पढ़, समझ लिया ना क्या था। हाँ मैंने बोला हाँ पापा। बोले ठीक है, नंबर्स मैटर नहीं करते। तो मुझे लग रहा था बहुत मारेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, हालांकि उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं आज तक, तो मुझे लगा डांटेंगे बहुत, फेल कर गया यार 8th 7th 8th में एंड ऑल ऑफ दैट। उन्होंने बस बोला समझ लिया ना क्या थी बात। हाँ ठीक है, चिल। यार पापा लोग इतने चिल कैसे हो जाते हैं यार? आई डोंट नो, मे बी। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं भाई, है ना? हाँ, मतलब हालांकि मेरे पापा फोर्स में थे, है ना, ज़्यादातर हम लोग साथ में ही रहे हैं। राइट। कॉलेज के टाइम पे थोड़ा सा दूर दूर चले गए तो हम दिल्ली में सेटल हो गए थे, मम्मी भैया दीदी मैं, बट ज़िंदगी भर साथ में ही रहे। तो ड्यूटी करते थे अपनी, आते थे, बट चिल रहते थे वो, है ना? मम्मी होती थी, मम्मियों का भी अलग योगदान है हमारे जीवन में, बहुत है ना, माँओं का। लेकिन पापा लोग ऐसी हैं, अभी भी जैसे पापा से कोई बात होगी ना, हाँ पप्पू क्या चल रहा है क्या चल रहा है, थोड़ी बात होगी बस, मम्मी से घंटों बात होती है। कल मैंने 1 घंटा 20 मिनट मम्मी से बात किया और पापा से 1 मिनट 2-3 सेकंड बस। हाँ कहाँ हो, हाँ खाना खा लिया, ठीक है, हाँ चलो ठीक, इतनी ही बात होती है। पर वो कंफर्ट लेवल और वो सारी चीजें हैं ना, कभी कभी आप ऐसे सोचते हो ना कि यार इस इंसान ने भी कितना कुछ जर्नी रही है, एंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली करेक्ट, एंड बीइंग ऑन द राइट पाथ। सभी पापाओं को प्रणाम एक्चुअली यार, आई थिंक कल परसों ही फादर्स डे था, हम जब शूट कर रहे हैं उसके कुछ दिन पहले फादर्स डे था, और लगभग हम सब के देखे तो फादर ऐसे ही अनसंग हीरो बोल सकते हैं उनको, करेक्ट करेक्ट। उस टाइप के रहे हैं, उनको क्रेडिट भी नहीं चाहिए, यू नो, दे डोंट वाउच फॉर इट। लेकिन माए, इसमें हम माओ को नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों का तो बहुत गहरा योगदान है हमारे जीवन में। माँ के साथ तुम्हारा कैसा है? बहुत क्लोज है रिलेशन मेरे मम्मी के साथ, दोस्त के लेवल पे है। अच्छा, मेरी सारी गर्लफ्रेंड जितनी भी रही हैं अब तक, सबको मेरी मम्मी जानती हैं, सारे दोस्तों को जानती हैं, मैं मेरे टीचर्स को जानती हैं, मैं किस किस स्टूडियो में आता हूँ क्या करता हूँ वो जानती हैं। अच्छा, फिर वो पूरे दिन की बात पूछेंगी मुझसे, कभी कभी बात नहीं हो पाती है, वो सारी चीज़ें हैं। मम्मी का प्यार करने का तरीका है खाना खिलाना, और तो वो फूड के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं मुझसे, यू नो। तो मम्मी यहाँ मुंबई आती हैं तुम्हारे साथ? अभी तक तो नहीं आई हैं, अच्छा, बट आई रियली वांट देम टू कम। अभी इसी साल इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ, तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ उनसे मिलने, वहीं चिल करता हूँ, फिर हम लोग कभी कभी घूमने निकल जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। वेरी नाइस। और मतलब इट्स बिकॉज बहुत कुछ आप ना सीखते हो इन लोगों को देखते देखते, जो आपको ऐसे रियलाइज नहीं होता है, पर वो आपके डीएनए में ना सिर्फ है, आपके पूरे बीइंग में है। उसी को बोलते हैं संस्कार। हाँ, संस्कार जो हमारे माँ बाप डालते हैं ना, जो और उनके माँ बाप ने उनमें डाला, वो संस्कार है। संस्कार एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है और बहुत ही साइंटिफिक फिनोमिनन है ना, जो आपके कर्मा भी, खैर इस गली में नहीं जाते। अर्चित, तुम्हें डर लगता है क्या? हाँ लगता है ना। किससे? भूतों से?
भूतों से तो नहीं लगता है मुझे, मेरे अंदर के नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है। अरे ये तो तुम सुकूना की बात कर रहे हो। बेसिकली मुझे लगता है ना, अपने अंदर दोनों है, हम्म, राम और रावण दोनों है। हम्म, अब किसने किस मोमेंट पे डोमिनेट करके आपसे कुछ करवा दिया, हम्म, इतना ही फर्क है हम्म, किसी भी चीज में, करेक्ट। आई गेस। हम्म, तो मैं बस उससे डरता हूँ कि किसी मोमेंट पर वो हावी ना हो, मेरा जो ईविल पार्ट है या बैड पार्ट है। हम्म, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ मेरे कान में आके बोल देगा या कुछ करवा देगा, वो सब मेरे अंदर ही है, अच्छा भी बुरा भी। मैं किस थॉट को ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ या वो अपने ऊपर काबू पाने दे रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। तो तुमको गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गुस्सा मेरे को नहीं आता क्योंकि मैं लॉजिक ढूंढ लेता हूँ यार। तो जैसे आप मुझ पे गुस्सा हुए तो मैं इसके पीछे लॉजिक ढूंढ लूंगा कि इसका रीजन क्या है। ये तो बहुत सही तरीका है। ये थिएटर से आया, तो जब भी कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो हम लोग एक एक पन्ने, दो दो पन्ने का सर बोलते थे, इसका कैरेक्टर ब्रीफ लिख के ला। तो अब लिखते थे क्यों गुस्सा है, तो वहां से वो आदत लग गई कि अच्छा मम्मी इसलिए गुस्सा है कि ये हुआ, या ये इंसान इसलिए गुस्सा है क्योंकि इसका मैंने फोन नहीं उठाया, या कॉल बैक लेट किया, या अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा तवज्जो दे दी, बेस्ट फ्रेंड को नहीं दिया, ऑल ऑफ दैट, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। तो इसलिए गुस्सा शांत हो जाता है। अर्चित, मुझे एक बात बताओ, हाँ, जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा था? जो अभी हम बात कर रहे थे, गुड इविल की बात कर रहे मेरी थे। लाइफ का ना, हाँ, अपनी लाइफ का बताओगे? रिस्क लेकर ये आर्ट का फील्ड एक्सप्लोर करना, जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं था और कुछ भी नहीं पता था। बट वो तुम्हारा बेस्ट डिसीजन था बेस्ट डिसीजन, लाइफ का, है ना? हाँ, जिसमें मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, अभी भी होता हूँ, और जिसमें रिस्क इतना ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मतलब फैसले वही कमाल के होते हैं जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। यस 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 यस। क्योंकि बिना रिस्क के तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, तुम्हें भी यही लगता है? बिल्कुल लगता है यार, मैं उस लाइफ में बोर हो जाता। नॉट दैट मैं उसको डिमीन कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ से डॉक्टर, इंजीनियर, सारे चीज़ निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा दुनिया में। करेक्ट। ये बट हाँ, दुनिया तुम्हारी बोलो- कॉलिंग जो थी, तुमने हाँ, पर मेरी जो पर्सनल कॉलिंग थी वो ये बहुत ज़रूरी थी ताकि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो पाया और उनके वाइब पे आके उसको एक्सप्लोर कर पाया। तो वो चीज़ यार, ये कभी सोचा नहीं था। ये नहीं सोचा था ऐसा बैठ के बातें कर रहे होंगे, कैरेक्टर ये डब करेंगे, ये करेंगे, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। तो क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, पैसा या नाम? यार दोनों चीज़ें आपके हाथ में तो मुझे लगता है नाम, ओके। क्योंकि पैसा ना एक टाइम के बाद इररिलेवेंट हो जाएगा। बेसिक के बाद आई थिंक वही है, बेसिक तक का पैसा चाहिए। आई डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन एनीवन, स्पेशली माय लव्ड वंस। उसके बाद नाम, इन द सेंस कि विद नाम ना कम्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग योर अटमोस्ट बेस्ट। फेम की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उस तरफ जाऊंगा जहां मैं सुबह उठ के मेरे पास एक मीनिंग है, एक पर्पस है, करेक्ट। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द डे। उस तरफ बढ़ना चाहूंगा मैं, बिकॉज लाइफ बहुत बोरिंग है अगर आपके पास पर्पस नहीं हो। पर्पस नहीं तो तो दिन काटना सबसे बड़ी सजा है। करेक्ट। तो इससे जुड़ा हुआ अगला है कि काम या आराम? काम के बाद आराम। वेरी नाइस। बहुत जरूरी काम के बाद आराम। हाँ, बिकॉज आराम और फिर अगला काम तो आप बड़े अच्छे से उसको दे पाते हो। सही बात, आराम भी उतना ही जरूरी, इतना जरूरी काम है। तो अगर आपको 50 काम मिल रहा है, मत भागो 50 के पीछे। 10 काम कर लो अच्छे वाले। थोड़ा बहुत तुम्हारा जो महल बनने वाला है 1 साल बाद बन जाएगा, पर सुकून रहेगा, और जो काम करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और यू विल फील बेटर। दैट्स हाउ आई फील। करेक्ट। आई एम स्टिल लिविंग इट, आई एम स्टिल फेलिंग एट इट, आई एम स्टिल फॉलिंग। बट अभी तक जो मुझे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि तसल्ली के साथ किया हुआ काम का कोई सानी नहीं है। तो काम सही चल रहा है ना, मतलब काम मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, एआई के आने से काम में कुछ फर्क पड़ा है क्या? बहुत ज़्यादा यार, मतलब डबिंग में तो नहीं पड़ा, पर वॉइस ओवर का जितना काम था। अच्छा, वॉइस ओवर और डबिंग जिनको नहीं पता, मैं बता दूं। डबिंग होती है, डबिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब भी हम किसी मेन कंटेंट को हम लोकलाइज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको डबिंग प्रोसेस कहा जाता है। कि ऑलरेडी किसी ने कंटेंट बना रखा है
शूट कर रखा है या फिर एनिमेट कर रखा है, हम उसको वॉइस को रिप्लेस करते हैं, या तो वो किसी ओरिजिनल सोर्स लैंग्वेज से करें, किसी लोकलाइज लैंग्वेज में, या फिर किसी ने स्क्रैच कर रखा होगा उसको हम उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें, तो उसको डबिंग प्रोसेस कहते हैं, जो ऑलरेडी मेड चीज़ है। बाकी वॉइस ओवर्स वो होते हैं जिसमें जैसे एडवर्टीजमेंट के वॉइस ओवर्स होते हैं, या डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर्स होते हैं, या ऐसे बहुत सारे IVRs होते हैं, AVs होते हैं, उसमें वो दैट इज़ वॉइस ओवर वर्क। तो हाँ, वॉइस ओवर का काम फ़र्क पड़ा है AI इंग्लिश के वाले में पढ़ा है, जो फॉर्मल इंग्लिश वाले कॉन्वर्सेशन होता था उसमें, क्योंकि वो ऑटोमेशन या जो भी है, तो उसका आई थिंक उसकी क्लोनिंग आसान होगी, या बिकॉज बहुत सटल होता है, तो जहाँ परफॉर्मेंस उतना नहीं होता है वो वाला पार्ट बहुत कम हो चुका है AI की वजह से। ओके, मतलब लिटरली फ़ोन पे लोगों ने बोला है कि ठीक है, इतना बजट हम नहीं दे सकते तो AI से करवा लूँगा। तो ये चल रहा है। एंड आई थिंक बट तो क्या सोचते हो इस बारे में? मैं ये सोचता हूँ कि लोग ना मशीन को बस यूज़ के लिए, मतलब उनके काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन कभी रिप्लेस नहीं करेगा आपको, आपके एंगेजमेंट को। मतलब मैं किसी कंटेंट से एंगेज हो रहा हूँ, आई डोंट थिंक अ मशीन कैन डू दैट। ओके, इट विल ऑलवेज, इट कैन बी अ मीडियम। जैसे मैं एलेक्सा पर गाने सुन रहा हूँ, तो एलेक्सा एक मीडियम है, पर गाने तो मैं किसी का क्रिएशन ही सुन रहा हूँ। तो मे बी एक प्लेटफॉर्म या मीडियम बदल जाए, पर जो ओरिजिनल कंटेंट जिससे आप रिलेट करते हो, एंगेज होते हो, दैट इज नेवर गोइंग टू गो। बट अभी भी तो, अभी मतलब ये हो चुका है ना, गाने भी बन रहे हैं AI के थ्रू, स्टोरीज भी हो रही हैं, लिख रहे बन हैं, तो रहे हैं, बट दे आर मिमिकिंग व्हाट हैज बीन डन। आई स्टिल the डोंट basis फाइंड of that they समथिंग create कि something. ओ तेरी ये वाला AI इसने तो रफ़ी साहब को क्या किया, मतलब या सोनू निगम को खा गया। समझ रहे हो आप? या अरिजीत, आई डोंट सी हिम एंड ऑल ऑफ दैट। विल स्टिल गो फॉर OGs, ओरिजिनल्स, उसकी जगह रहेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें AI के थ्रू हो रही हैं अभी। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो जनरेशन है, या फ्यूचर में जो काम होगा, या टेस्ट जो बदलेगा व्यूअर्स का या लिसनर्स का, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा डेफिनेटली होगा। AI के आने से। तो शायद उनको वैसी चीज़ें पसंद आने लगेंगी। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जेनजी हैं, टीनेजर्स हैं, आप लोग अगर ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए आपका क्या कहना है, कि आपको अभी भी अपनी जो आपकी एज से पुरानी 10-15 साल पुरानी चीज़ें हैं, या 5 साल पुरानी, जब AI इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब का कंटेंट पसंद आता है, या आज जो हो रहा है वो भी आपको अच्छा लग रहा है? आप लोग अपना विचार दीजिए, है ना, थोड़ा वाइब क्रिएट कीजिए। तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं अर्चित, उनको कुछ आप मैसेज, या उनको कुछ, मैं बताऊं या आप बोलोगे? नहीं आप बता, आप एज ए वॉइस अच्छा, मैं ऐसा बताता हूँ कि क्योंकि मुझे 5-6 साल हुए हैं, और मैं मतलब इतना, जितने मैं अपने वेटरन्स को देखता हूँ जो 15-20 साल हो चुके हैं, तो मैं अपना एक नोविस एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जिनको इस फील्ड में आना है या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ना इसको एज, कैसे बोलो, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ ये सोचे कि ये लाइन इतने बोलने से इतने पैसे मिल जाएंगे ना, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी enjoyable journey. ये सोच के आप फिर परेशान ही होगे, बिकॉज इनिशियली जब भी आप जो काम करोगे ना, वो बहुत या तो लो बजटेड होंगे, और या तो ऐसे फिलर्स वाले काम होंगे, बिकॉज आपको भी सीखना है, और हर कोई आप पे गैम्बल नहीं कर सकता। यू नो, चैनल में जिसको अपना प्रोग्राम देना है, उनको भी ऐसे आर्टिस्ट देने हैं जिन पे वो बैंक कर सके। करेक्ट। तो बैंकेबल आर्टिस्ट बनने के लिए ना, आपको पहले वो जो मॉनेटरी वाला है लालच, या कि कई बार हम सुनते हैं यार, और वो एस्पिरेशन भी बनता है कि उसने ऐड में एक लाइन बोला और उसको 1 लाख रुपए मिल गए हैं, 5 लाख कोई कमा रहा है इसके लिए, एंड ऑल ऑफ दैट। इट इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट टू स्टार्ट एंड वेंचर इनटू इट, आई थिंक फोकस शुड बी ऑन द क्राफ्ट दैट यू एंजॉय इट, और बिकॉज आपको ये हर दिन करना होगा। करेक्ट। अंडरस्टैंड, एक बार ये क्लिक हो गया तो आपके 12-12 घंटे इसमें हर दिन जाएंगे। सो डूइंग अ जॉब विच यू डोंट लव, इट इज गोइंग टू बी स्लेवरी। करेक्ट। यू विल हेट इट।
करेक्ट, क्योंकि इतने पैसे आप कहीं और से भी कमा सकते हो, राइट, है ना। तो क्राफ्ट को एंजॉय करना ज़रूरी है इन द सेंस कि आप देखो कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप क्या सीखना चाहते हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो, चाहे छोटा काम करो, करेक्ट, पर उस स्किल बिल्डिंग की तरफ कोशिश करें करेक्ट, कि मैं लिप सिंक एक है अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लिप सिंक पे गौर करो, परफॉर्मेंस पे गौर करो, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है उसको सुनो, पायलट क्या था उसको सुनो, स्टूडियो का काम हो गया तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजो तो सही है, नहीं भेजो तो फीडबैक भी लो कि मेरा काम आपको कैसा लगा, एंड टेल मी माय एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। करेक्ट, वी नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट। भाई बुलाते नहीं हो, बहुत लोग बोलते हैं ठीक है अच्छी चीज है, क्यूट है, पर मैं बोलता हूँ ये भी तो पूछो कि भाई काम कैसा हुआ, हाँ, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि जिस डायरेक्टर ने उसको 30 बार देखा है, जिस इंजीनियर ने 50 बार उस पर सिंक और वो सब चीज किए, दे कैन गिव यू बेटर फीडबैक टू। करेक्ट, करेक्ट, नहीं तो बन गई ना अपनी दुनिया, आपने कर लिया काम और मजे आ रहे हैं, भाई काम मिल रहा है मुझे, और 4 मैसेजेस डाल देता हूँ, भाई बुलाने शुरू कर देंगे, बट आप टाइम के बाद एक पैटर्न में फंस जाओगे, आप ग्रो नहीं करोगे। करेक्ट, तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग आना चाहते हैं वो फीडबैक लें, सही लोगों के साथ जुड़ें, जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है उनका काम देखें, पहले पायलट चला के देखें, मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है, फिर उसके डब वर्जन को देखें, 1 मिनट का ही देखें और देखें कि उन्होंने क्या किया। ये मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को, पता है ये एक्सरसाइज कि जो डब कंटेंट है वो देखो, राइट, और सुनो, इंग्लिश भी सुनो, फिर उसका हिंदी जो हुआ है, हिंदी वालों को बोलता हूँ मैं, राइट, आपकी जो लैंग्वेज है उसको सुनो, राइट, देखो, ऑब्जर्व करो कैसे किया है, इंग्लिश में कैसा था, हिंदी में कैसा था, या तमिल तेलुगु में कैसा था, हिंदी में कैसा था, विच इज़ वेरी नाइस। एंड एक इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो वो इमेज आपके दिमाग में, आपके जहन में आ रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक इमेज आ रहा है तो आप हो वहां पे। करेक्ट, There's no such rule of right and wrong. But when you say it and if you feel that way, एक इमेज आ रही है, पहुंचेगी तब बात मतलब हाँ, जा रहे हो सही जगह। और एकदम स्क्रैच से शुरू करना है, कोई मौका नहीं दे रहा है, फोन उठाओ, रिकॉर्ड का बटन आजकल सब में होता है, करेक्ट, रिकॉर्ड करो और सुनो अपने आप को, 1 मिनट भी करो पर रोज करो, एंड देन मार्केट वेयर यू वांट टू इम्प्रूव। डू यू लाइक व्हेन यू हियर योरसेल्फ? राइट, अपने दोस्तों से पूछो कि भाई ये सुनना, ये 30 सेकंड का है, बस फीडबैक लो, और फिर तुम अपने आप देखो, तुम्हारा पहला रिकॉर्डिंग और 100वें दिन का रिकॉर्डिंग में आसमान जमीन का बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। यू डोंट हैव टू गो एनी स्टूडियो, घर पे बैठ के तकिए में अलमारी खोलो, वहां घुस जाओ, कुछ भी, यू कैन डू इट, है ना। तो भाई सुन लिया, ऐसा कर सकते हो आप, आसान है, बस करते रहो, एंजॉय करो प्रोसेस को। करो, राइट। तो भाई हमने भी बड़ा एंजॉय किया, मतलब मैंने तो एंजॉय किया यार। मैंने भी यार, अर्चित तुम्हारे साथ बात करके मजा आया, मुझे बहुत कब मजा आया। ये 1 घंटा बीत के पता ही नहीं चला। मेरा ये पहला पॉडकास्ट है अच्छा, और मैं बहुत नर्वस हो रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, और मैं ऐसे सेल्फ क्वेश्चन करते हैं ना, तो तैयार होते हुए मैं पूछ रहा था खुद से कि तूने क्या कर लिया ऐसा कि तू इंटरव्यू या ऐसा करने जा रहा है, क्या बोलेगा तू। नहीं यार, ये तो ऐसे never felt like this, that's what I'm saying, I felt like I'm talking to my बड़ा भाई या फिर एक वेटरन। मैं वही सोच रहा था कि ये जो ऐसा पॉडकास्ट नहीं करना है कि जिसमें बहुत ही इंटरव्यू वाला जोन हो, चीज़ें हो, आप ये आवाज़ निकाल के दिखाओ आपने ये किया। अगर मैं वॉइस एक्टर, क्योंकि मैं मेरी जो रीच है अभी वॉइस एक्टिंग की है, इंजीनियर्स की है, एक्टर्स भी हैं कुछ कुछ जो आगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा और किस किस का पॉडकास्ट आप सुनना चाहेंगे विचार एंड वाइब्स में, और मैं उनके साथ ये पॉडकास्ट करूँगा। तो मैं जब सोच रहा था ना मैं ये करूँगा, तो मैंने ये सोचा था कि हम बैठ के बात करेंगे यार, थोड़ा वाइब क्रिएट करेंगे, थोड़ा विचारों का मंथन करेंगे, बातें करेंगे, घर की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। तो ऐसा ही था। मस्त है यार। थैंक यू सो मच यार अर्चित आने के लिए, मेरे को बड़ा मज़ा आया बात करके। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये गुफ्तगू, हमारी बातें, और हमारी वाइब्स आप तक पहुंची होंगी और विचार भी पहुंचे होंगे। और अर्चित, तुम्हें कुछ लास्ट? हाँ, मुझे लास्ट यही कहना है यार कि चैनल 176 ऑडियो पिटारा, ये कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इनको फॉलो कर लेना, काम देखना, फीडबैक देना, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। और मुझे इस काम के पैसे नहीं मिले हैं तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिकॉज आई फेल्ड सो।
और मैं भी आपके प्यार को ग्रांटेड नहीं लूँगा. जिन भी लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया, ये दिखाया, आई मेक श्योर दैट आई गिव माई 100%. और जितना भी काम करूँ अच्छा काम करूँगा. भले ही फेल कर जाऊँगा, नहीं पहुँचूंगा, बट आई मेक श्योर आई पुट माई 100% एफर्ट. सो थैंक यू फॉर लविंग माई वर्क एंड स्पेशली आर इंडस्ट्री, और हमारी फैटर्निटी को इतना प्यार देने के लिए. और इस पूरे फैटर्निटी में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, घंटों घंटों, 2-3 दिन घर नहीं जाते हैं, तो तब जाके ये आउटपुट निकलता है. और हम और भी कोशिश करते ही रहेंगे ऐसे, और मज़ा आएगा मतलब आप लोग को भी. आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू एपिसोड्स ऑफ दिस. विचार एंड वाइब्स. यस, विचार एंड वाइब्स. थैंक यू सो मच अर्चित, तुमने इतनी अच्छी एंडिंग कर दी. अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता सिवाय तुम्हें थैंक यू बोलने के. थैंक यू Thank you वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.